हेलो हेलो हेलो, कैसा रहा आपका टेस्ट भाई? बढ़िया था। बंद कर दो बाहर से। हाँ, कैसा रहा टेस्ट? बढ़िया था। एक बार क्या होता है कि आपको रियलाइज कराना जरूरी होता है कि एक्चुअल नीट पैटर्न कैसा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप पेपर देखे होंगे, मैंने आपका इनऑर्गेनिक नहीं छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं था। मैंने B3 का इनऑर्गेनिक बनाने को मिला था, मैंने लिया था। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक का भी समझना है कि नीट कैसा होगा, तो आप B3 का एक बार पेपर देख लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग का। राइट, बस पेपर देखना आपके लिए सहूलियत होता है, अच्छा होता है। आपको हर टेस्ट पेपर्स देखने चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक का पेपर देखे होंगे, तो नीट 2025 का पेपर वैसा ही होगा जैसा इस बार पेपर आया था। ट्रू। ऑनेस्ट अगर आप में से पूछेंगे, और मैं हमेशा ऑनेस्ट होकर ही बात करता हूं, है ना, मुझे बहुत ज्यादा इधर उधर से मतलब नहीं है। जो होगा वो बता दिया आपको। नीट 2025 में वही होगा जो कल हुआ आपके साथ। लगेगा कि सब पढ़ा हुआ है, लगेगा कि सब तो एनसीईआरटी का ही है, लगेगा सुना सुना सा है कहीं तो, लेकिन होगा नहीं, है ना। तो इसलिए, और अगर होगा भी तो -1 होगा, है ना। अगर हो भी रहा होगा तो -1 होगा, ये भी मैं बता दूं। बहुत सारे लोग वो C4H8O वाले क्वेश्चन करके आए हैं, है ना, और ये सर नोट्स का क्वेश्चन है, उसमें बस वो ब्रैकेट भूल गए, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर पूछा था वो, है ना। बहुत सारे लोगों का ऐसा, यही होगा नीट में आपके साथ। एक चीज मैं आपको अब बता देता हूं, थोड़ा सा रियलिटी चेक आपको सही समय पे मिलना चाहिए। शायद ये बातें मैं 2 महीने बाद आपको नहीं बोलूंगा, है ना, बट अभी समय है तो मैं आपको समझा देता हूं। टाइम है, बहुत आसानी से नीट का सीट, एक मेडिकल सीट लिया जा सकता है। 620 625 नंबर पे आपको कॉलेज मिला है, 18 तक मिला है। बिहार का मेडिकल कॉलेज, आप बिहार के हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं, मिल सकता है। उससे ऊपर है तो आप अदर स्टेट के भी कॉलेजेस ले सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब हम जो आपसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे कि कट ऑफ 660 है, 650 है, वो 15% सीट्स की होती है। वो स्टेट कोटा की बात ही नहीं करते, क्योंकि स्टेट कोटा में बेटा बहुत रिसर्च लगता है उसको बनाने के लिए, है ना। एक एक सीट्स, एक एक चीज देखना बड़ा मुश्किल है। तो स्टेट कोटा में मैं आपको बता देता हूं बिहार का, और ज्यादातर लोग यूपी के भी हैं। यूपी में 623 625 पे मिला है, बिहार में 618 620 तक मिला है। राइट। हाँ, अगर आपका सपना है कि नहीं अब तो मैं KGMU में ही पढ़ूं, यूपी में जाके टॉप मेडिकल कॉलेज में, तो आपको 680 लाइए, पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा। BHU पढ़ना है तो 685 पे मिला है, आप लाइए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। अगर आपको PMCH चाहिए तो 645 नंबर तक मिला है, लास्ट वो भी सेकेंड राउंड। 654 पे मिला था पहले राउंड में। ठीक है, PMCH की बात बता रहा हूं, यहां का जो टॉप है। यहां का टॉप इसलिए बोलते हैं, देखो PMCH, और अगर आपको बोला जाए IGIMS में, मैं तो बोलूंगा यहां जाना, मैं बोलूंगा यहां जाना। लेकिन लोग इसको प्रेफर करते हैं, मैं आपको बता दूं क्यों। रीजन समझो, बस एक रीजन है। इसकी जो फी है ना वो 10,000 रुपए है, और इसकी जो फी है ना साल की 1 लाख रुपए है। ठीक है। तो यहां जब आप मेडिकल कॉलेज करेंगे तो आपको 5.5 लाख रुपए लगेगा, और यहां जब आप मेडिकल कॉलेज करेंगे तो आपको 45,000 रुपए लगता है टोटल। बाद में जाके और कम हो जाता है फीस, 7-8 हजार हो जाता है। ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है। राइट। इसलिए PMCH को लोग प्रायोरिटी में रखते हैं, और इसका नंबर गया था 654 इस बार। ठीक है। और इसका नंबर जो गया था वो गया था 652, 652, है ना। थोड़ा सा कम हुआ जरूर था, है ना। लेकिन मैं, अगर मेरे से अगर आप पूछो कहां जाना चाहिए, लोन ले लो बट जाओ यहीं पे, क्योंकि आप 4-5 लाख रुपए के लिए आप अपना करियर को ऐसे मत छोड़ो। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके फैकल्टीज, आपका लाइब्रेरी, आपका एक्सपोजर, आपके पेशेंट्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, बट ठीक है, बताने के लिए तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन आपको बस, जो मैं बार बार समझाता हूं और आपको करने को बोलता हूं, कि आपको 6 आवर का प्रैक्टिस सेशन डालना ही डालना है, एल्स आप नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मैं आपको सच होके बताऊं कि आपको पहुंचना ही है अगर, तो 6 घंटे का प्रैक्टिस सेशन अगर आप रोज कर रहे हैं तो ही आप पहुंच पाएंगे। और कोई बेटा इसका कोई ऐसे जड़ी बूटी नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। अदरवाइज लाइन में लगे रहेंगे हमेशा, आप जब पहुंचेंगे उससे पहले लाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले मेडिकल सीट्स खत्म हो जाएगा। 2 घंटे फिजिक्स की क्वेश्चंस आप नहीं लगा रहे, मतलब
2 घंटे में 30 मिनट रिवीजन और 1.5 घंटे प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। सिमिलरली 2 घंटे में केमिस्ट्री के लिए रखिए रोज का, और 30 मिनट आपको रिवीजन है और 1.5 घंटे आपके पास क्वेश्चन करना है। सेम फॉर बायो। इफ दिस इज हैपनिंग, 1 महीने में आपको टेस्ट का नंबर, आपका इंप्रूवमेंट, आपका नॉलेज सब कुछ बढ़ेगा। बट मैं मेजॉरिटी लोगों को जो घूमता हूं, कभी कभी इधर उधर मौका मिल जाता है तो देखता हूं, तो जो देखता हूं वही पता चलता है कि आप क्या करते हो, पहले तो ये यहां पढ़ लेते हो, फिर यहां पढ़े हुए चीज को दोबारा पढ़ते हो अगले 5-6 घंटे में, फिर अगले दिन मुंह उठा के आ जाते हो। एंड दैट इज द रॉन्ग वे, दैट इज द वर्स्ट वे। उससे ना कोई पहुंचा है ना कोई पहुंचेगा, पहले बता दो, ठीक है। क्यों उतार रहे हैं, क्यों उतार रहे हैं, क्यों नहीं आप इतने स्मार्ट हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने तो हर जगह पढ़ा है, कोटा में भी पढ़ा है, राइट, फ्रॉम टेकिंग टॉप बैचेस, मैंने सिंगल डिजिट का रैंक वाले बैच भी पढ़ाए, मैंने हर तरह के बच्चे को पढ़ाया है, ठीक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं, कोटा का बता देता हूं, और यहां का जो मैं मेजर डिफरेंस समझ रहा हूं, और क्यों मुझे जो लग रहा है कि वहां क्यों ज्यादा सिलेक्शन होता है, यहां क्यों कम हो रहा है, होगा, ये भी बता देता हूं। पिछले कम क्यों हुआ या अभी क्यों कम हो रहा है, पटना का पूरा, नॉट वेदांतु, पूरे पटना का, वहां बच्चे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है। रीजन स्मार्ट क्यों है, वहां पे ये सब बोलना ही नहीं पड़ता था कि मैं लिखवा रहा हूं फिर लिखने का टाइम दूंगा या फिर करूंगा। इट वॉज अंडरस्टूड कि ठीक है, आप समझना था समझ लिए, फिर जल्दी से नोट कर लिए, फिर अंडरस्टूड, फिर लिखना, जब वो आपका पेस है बेटा, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन आप बहुत स्लो हो कि नहीं हम तो पहले समझेंगे जी, उसके बाद लिखेंगे सर, आप पहले साइड हो जाओ फिर लिखते हैं, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसलिए, और स्लो डॉक्टर्स की डिमांड नहीं है इंडिया में, कहीं नहीं है इंडिया में, तो खासकर नहीं, क्योंकि कंपिटिटिव नेशन है हमारा, कंपिटिटिव देश है। स्लो लोगों की तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है ना। एक ही पेशेंट में आप 1-1 घंटे लगा दोगे तो दिन के 10 पेशेंट देखोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, हॉस्पिटल चला ही नहीं पाओगे, है ना। इसलिए आपको फास्ट होना ही पड़ेगा, है ना। आपको ये एक्सक्यूज है, सी एवरीथिंग इज एक्सक्यूज इफ इट इज नॉट वर्किंग। सर कैसे करें, नहीं समझ आ रहा है, अगेन मैं आपको बोलूंगा, फिर आपके एप्टीट्यूड पे सवाल है वो, कि आप अपने आप को उतना स्ट्रांग बना ही नहीं पाए कि आप सिंक कर पाए कि हाँ लिख भी पा रहे हैं समझ भी पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत गैप चलता है, बट जो मैं यहां देख रहा हूं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, पहले मैं पूरा समझा दूं, फिर आप एक बहुत स्लो स्टेप में लिखो, है ना, फिर मैं आगे बढ़ूं। आप सोचो ये कछुआ छाप के स्टाइल कब तक चलेगा भाई, दैट इज, फिर आपका दिमाग ग्रो नहीं हो रहा, आपका दिमाग ग्रो नहीं हो रहा है ना। आपको मेडिकल कॉलेजेस में जाना है जहां पे पावर पॉइंट से पढ़ाई होती है, पीपीटीज लाएंगे, पहला लाइन ये रहा, दूसरा क्लिक पे पढ़ाई होती है, वहां पे कौन सा नोट करने मिलेगा भाई, वहां पे कौन सा आपको चीजें होंगी, क्या उसके लिए तैयार नहीं होना है आपको, होना है। आप अपने सेल्फ कंफर्ट में सोच रहे हो कि मैं आगे पढ़ूं, ये नहीं होगा। सेल्फ कंफर्ट में रह के अगर आप अच्छा कर पाते तो सब घर पे बैठे अच्छा कर रहे होते, नहीं होता। देखो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग अपनी ना सुबह की बड़ी प्यारी सी नींद होती है, उसको छोड़ के आप लोग सब कुछ छोड़ के यहां आ रहे हो, इसका सीधा मतलब है कि मन में है कि कुछ अच्छा कर जाए, मन में है, जिगरा है अंदर से कि कुछ अच्छा हो जाए मेरा। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। सही रास्ते वही है बेटा, आप 6 घंटे पढ़े, 1 से 1.5 घंटे की पूरी गैप है आपके पास, घर जाना है, कहीं जाना है, लाइब्रेरी जाना है, यहां रहना है। हम लोगों को जो सिखाया जाता था और जो अच्छा हुआ है, और आप लोगों के साथ भी जो अच्छा होगा वो वही होगा। कोई पढ़ाई बदला नहीं है बेटा, पढ़ाई करने का बस मीडियम बदल गया, ऑनलाइन ऑफलाइन, पहले बोर्ड था, मार्कर चौक था, अब बेटा डिजिटल हो गया है, पढ़ाई वही रही है, पढ़ाई इज कांस्टेंट। आपको बेटा 8 से 2 के बाद हम लोग भी जाते थे घर से, नहा लेते थे पहले जाते ही। आप अगर नहीं नहा रहे हो ना, आपका ब्रेन इतना यूटिलाइज हो चुका है क्लास में, आप प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं पाओगे। आप कोशिश कर लो, करके देख लो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में बैठते हैं, पढ़ते हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप पढ़ रहे हो, पर मैं ये भी समझ रहा हूं कि आपके लिए वो प्रोडक्टिव नहीं है। मेरे लिए वो बहुत अच्छा है कि सर आप दूर से आते हैं, कैसे जाएं। अगेन एक्सक्यूजेस का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बट मैं एक्सक्यूज के चक्कर में सही बातें बताना बंद कर दूं, ये भी गलत है ना। आपको 2 बजे के बाद वापस से फ्रेश होना है फॉर द नेक्स्ट कोचिंग, फॉर द नेक्स्ट सेशन, है ना। आप एकदम बंद दिमाग के साथ फिर प्रैक्टिस नहीं कर, फिर नहीं होगा ना सवाल आपसे, फिर क्वेश्चंस नहीं होगा, फिर आप बोलोगे कि सर मेरे से हो नहीं रहा, फिर बोलोगे कि सर मेरे को टीचर बदलना है, फिर बोलोगे कि सर मेरे को बुक बदलना है, फिर बोलोगे टेस्ट बदलना है, फिर वो बदलता रह जाएगा फिर, लेकिन जो आपका किस्मत है ना वो नहीं बदलेगा फिर लास्ट में। आपको यहां पे बेटा पूरा फ्रेश हो जाना है, मतलब जाओ नहाओ लंच करो ताकि नींद ना आए,
ठीक है, उसके बाद वापस से 3, साढ़े 3, 4 बजे से आपकी एक वापस से सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है दिन की। फिर करो ना आप 4 से 6, 8 से 10, 10 से 12, या 4 से 6:30, जैसा भी आप करना चाहो, डिपेंड्स ऑन यू। बट 3 बार 3 सब्जेक्ट को तो देना ही है। जैसे 3 क्लासेस ही क्यों लगती हैं, 4 भी तो लगा सकते थे, 3 भी तो, 2 भी तो लगा सकते थे। 3 लगती है ना, क्योंकि ये नेचर फ्रेंडली है, सिस्टम फ्रेंडली आपके दिमाग के लिए, कि फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है। आपको भी फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायो करना है रोज। एल्स कभी फिजिक्स अच्छा होगा टेस्ट में तो कभी केमिस्ट्री बिगड़ेगा, केमिस्ट्री अच्छा होगा तो बायो बिगड़ेगा, बायो अच्छा होगा तो दोनों बिगड़ेगा। यही होता है मैक्सिमम 90% जनता के साथ, यही होता है। और उसका सॉल्यूशन आपके पास है। डे 1 पे भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, दिस हैज टू गो। और जब आप ये करोगे ना, आपके साथ सबसे अच्छी चीज पता है क्या होगी? क्वेश्चंस कम पढ़ने लगेंगे। क्वेश्चंस कहां से करूं? तो फिर आप जाते हो, टेलीग्राम आपका फिर भला करेगा कि आप इस इंस्टीट्यूट का भी कर रहे हो, बगल वाले का भी कर लिए, उधर वाले का भी कर लिए। जब 3-4 रिसोर्स पे डिपेंड रहते हो, मजाल है आपका सवाल गलत हो जाए, नहीं होगा। जब आप एक सोर्स पे डिपेंड हो गए, बेटा एनटीए वालों को क्या मेरे से प्यार है? क्या मेरे ही नोट से देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन वीडियो मैं भी बनाऊं क्या? कल के टेस्ट के बाद मैंने, आप बताओ, मैंने एक क्वेश्चन बता दो मुझे को नोट्स में नहीं पढ़ाया हुआ है, एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बाहर हो? नहीं है। एवरीथिंग इज रिटन इन योर नोट्स। आप आ जाना, लाइन अंडरलाइन करके दे दूंगा। एवरीथिंग इज रिटन इन योर बुक्स एनसीईआरटी में। बट सवाल नहीं हो रहे ना, डिफिकल्टी हो रही ना करने में। दैट्स ओनली बिकॉज आप अपने सही ट्रैक पे नहीं हो। आप एक सोर्स पे रहोगे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आया और नहीं हुआ। और 2025 में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि सेम लेवल का पेपर आएगा, आप गलत उम्मीद पाले बैठे हैं। 2025 में पेपर डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, राइट? हल्का सा बढ़ेगा। एनटीए नहीं अपनी, देखो अगले साल ना इलेक्शन है ना कुछ है ना, सेंट्रल एग्जाम है, सेंट्रल का कोई इलेक्शन नहीं है अगले साल, ठीक है? कोई बहुत बड़े स्टेट का भी इलेक्शन नहीं है। बिहार यूपी का इलेक्शन आता जाता रहता है, उसको मत सोचो, ठीक है? यहां के इलेक्शन से बाहर लोगों को, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? सिंपल है यहां पे। और अगले साल इलेक्शन है तो स्ट्रिक्टनेस और ज्यादा होगा। पेपर लीक वीक हो गया तो गवर्नमेंट की फजीयत होगी और इलेक्शन हार जाएंगे लोग। तो अगले साल लीक वीक भी मत सोच लेना, ठीक है ना? क्योंकि जो लीक अगर होना भी है तो पूरे इंडिया में यही से होगा, है ना? और इलेक्शन है तो नहीं होगा। इसलिए ध्यान से कि अगले साल कोई नहीं है, ना कोई आपका इलेक्शन है कि पेपर आसान बनाना है, ना कोई लीक का समस्या है। पेपर लेवल हल्का सा बढ़ेगा क्योंकि कट ऑफ को नीचे लाना ही लाना है, एल्स एग्जाम की प्रेस्टीज खराब हो रही है, ठीक है? और ये सबके, मतलब इतना कॉमन सेंस आपके पास भी है। तो बी प्रिपेयर्ड। ऑर्गेनिक में तो मैंने आपको झलक दिखलाया है, राइट? देखो आपको एक ऑनेस्ट बता देता हूं, शायद लोग बचे इसको बोलने के लिए। 2 तरह के पेपर बनाए जाते हैं, पटना में भी, कोटा में भी, हर जगह की बात होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक डार्क ट्रूथ है। 2 तरह के पेपर बनाए जाते हैं। एक पेपर जो आपको बहुत खुश रखेगा, आपके 600 से ऊपर आ रहे होंगे तो हमेशा होप बनी रहती है कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन होगा होगा होगा, 600 आ रहा है, 600 आ रहा है, 600 आ रहा है। 4 मई को होगा, कुछ नहीं आ रहा। 4 मई को आपके 400 आ रहे होंगे, क्योंकि हमने पेपर ही बहुत खराब बनाया। और दूसरा, हमने जो कल का पेपर बनाया उस तरह से आपको रियलिटी चेक दे और आपको बताएं कि भाई आप यहां, ये आपका सही रास्ता ये है, आप रास्ता सही पकड़ो, तब 4 मई को आप बेटर कर पाओगे, ठीक है? तो वो वाले पेपर स्टाइल में ना मैं कभी गया ना कभी जाऊंगा, उस तरह की काम करना भी नहीं, अब ना करते हैं। जो आपको रियलिटी चेक है वो देते रहेंगे, राइट? कल का पेपर ही नीट का पेपर है, उसी तरह से अब के पेपर्स उसी तरह से बनेंगे, ठीक है? खास करके मेरे सब्जेक्ट के तो हमेशा ही वैसे बनेंगे, है ना? तो आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक में कल आप आए होंगे जरूर, ऑर्गेनिक को लेके खासकर। छोड़िए बाकी सब्जेक्ट में बात ही नहीं करता, ऑर्गेनिक को लेकर के नोट्स में है, एनसीईआरटी में है, बट हो नहीं रहा है। रीजन वही है कि आपके पास डिफरेंट सोर्सेस पे आप डिपेंड नहीं हो रहे, और अगर आप डिफरेंट सोर्स पे डिपेंड नहीं होंगे फिर दिक्कत होगी, राइट? आप जिस चीज के लिए हैं उस चीज पे काम करिए। खैर, आज जो हमें पढ़ना है वो है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ टॉपिक। हमने स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन पूरे अच्छे से कर लिया है, 31-32 क्वेश्चन कर लिए थे, 34 कर लिए थे। अब हम आज एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा करने वाले हैं। सेम इसमें भी उतने ही क्वेश्चंस करेंगे, और आपको एसिडिक स्ट्रेंथ मैं आपको पहले ही बता दूं, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, फर्स्ट टाइम में 80% समझ आएगा, 20% नहीं समझ आएगा
वो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें यहां पे याद करने की, पहली बार मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं, अभी तक ऑर्गेनिक में आपको याद करने के लिए नहीं बोला हूं, केवल एक टॉपिक है जहां पे आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं। 20% ओनली, 20% ओनली, क्योंकि कुछ चीजें डेटा बेस्ड हैं, कुछ चीजें यहां पे डेटा बेस्ड आएंगी जो आपको एज इट इज लिखाऊंगा, आपको एज इट इज 2-3 स्टैंडर्ड चीजें हैं वो आपको याद करना है, ठीक है। आइए एसिडिक स्ट्रेंथ याद करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का अपना टॉपिक करते हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ में देखो, हमने पहले तो पढ़ ही रखा है व्हाट इज एसिड, जो H प्लस दे, जो H प्लस दे वो एसिड, और H प्लस देने के बाद क्या कार्बन आयन बनेगा। तो एसिड का पूरा डेफिनेशन अगर मेरे से कोई पूछे तो यही होगा ना कि जो H प्लस देने के बाद स्टेबल कार्बन आयन बनाए, जो H प्लस देने के बाद स्टेबल कार्बन आयन बनाए, वही अच्छा एसिड होगा। तो एसिड स्ट्रेंथ अगर आपसे कोई भी मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछता है तो व्हाट इज एसिड स्ट्रेंथ, एसिड कौन अच्छा होगा, जिसका एनाइन स्टेबल होगा, जिसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन अच्छा हो, या फिर मैं बोल सकता हूं क्या स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस अच्छा हो। क्योंकि H प्लस देने के बाद जो कार्बन आयन बनता है इसी को क्या बोला जाता है, कंजुगेट बेस। H प्लस देने के बाद जो कार्बन आयन बनता है उसको क्या बोला जाता है, कंजुगेट बेस। तो एनाइन स्टेबल हो या कंजुगेट बेस स्टेबल हो, बात एक ही है। एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या मैं एक और चीज से लिख सकता हूं कि ईज ऑफ डोनेशन ऑफ H प्लस, भाई जो आसानी से डोनेट कर दे H प्लस वही एसिड है, बात एक ही है, बट उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में लिख रहे हैं कि कार्बन आयन स्टेबल तभी होगा जब H प्लस आसानी से निकलेगा। ईज ऑफ डोनेशन ऑफ H प्लस, कार्बन आयन स्टेबल होना या कंजुगेट बेस का स्टेबल होना या H प्लस का डोनेट करना, ये सारी बातें एक ही हैं, ऑल आर सेम थिंग। कार्बन आयन कब स्टेबल होगा, -M -H -I से। अब कार्बन आयन तो हमने पूरा पढ़ रखा है, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, हाइब्रिडाइजेशन, अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, -M -H -I, यही पढ़ा हुआ है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपके पास डिपेंड कर रहा होगा किस पे, -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, -H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, -M -H -I, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन क्या +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, +H के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गधों, एसिडिक स्ट्रेंथ में -H क्यों नहीं रोक पा रहे हो तो मुझे, -H थोड़ी लगता है, कार्बन आयन में कभी -H देखते हैं क्या, तो भाई केवल M और I लगेगा ना, बस लिखे जा रहे हैं, -M और -I ही लगेगा। सिमिलरली बेटा +M इसको अनस्टेबल करेगा, +I भी अनस्टेबल करेगा। कार्बन आयन के लिए क्या मैंने केवल MI वाला इफेक्ट पढ़ाया है, कार्बोकेटाइन में लगता है MHI, कार्बन आयन में M और I, अच्छी बात है। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछा जाए, कभी एसिडिक स्ट्रेंथ को डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कभी कभी बोल देगा राइट द ऑर्डर ऑफ Ka। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है बेटा Ka, पहले लिखवाया हुआ है इंडक्टिव में। Ka क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड वाला, मतलब जैसे मान लो आपके पास HCl है, HCl है तो क्या इक्विलिब्रियम है, तो Cl माइनस और H प्लस देगा, जो H प्लस ज्यादा देगा वो एसिड होगा क्या, बोर्ड पे देखो, जो H प्लस ज्यादा देगा वो एसिड होगा। तो H प्लस ज्यादा देगा यानी कि इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, और इक्विलिब्रियम राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब आपका Ka ज्यादा होगा। भाई Ka ज्यादा होगा तभी तो इक्विलिब्रियम राइट में जाएगा। तो एसिड स्ट्रेंथ तब ज्यादा होगा जब H प्लस ज्यादा हो, H प्लस तब ज्यादा होगा जब इक्विलिब्रियम राइट में आए, इक्विलिब्रियम राइट में आए यानी कि Ka ज्यादा हो। ये इक्विलिब्रियम कौन चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, आप वो भूल जाइए, आप सीधा लिखिए, अगर एसिड बोले या Ka बोले बात एक ही है, एसिड बोले और Ka बोले बात एक ही है। एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर ये Ka का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड रिएक्शन। या तो बेटा आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड रिएक्शन ज्यादा हो। नेक्स्ट, एसिड स्ट्रेंथ क्या बेटा आपके पास Kb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। भाई अगर एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Kb के बेस वाले से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एसिड और बेस में ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशन है। अच्छा,
के के बारे में और पी के ए के बारे में आपने सुना होगा, पी के ए इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ के, यही पढ़ा है आपने, माइनस लॉग के। तो क्या के ए का उल्टा ऑर्डर हो गया पी के ए? तो के ए का उल्टा ऑर्डर अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे या पी के ए पूछे, उल्टा ऑर्डर कर लीजिएगा। और अगर मेरे से बोला जाए पी के बी, तो क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? अगर के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पी के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ए और पी के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट के बी और पी के ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एसिडिक स्ट्रेंथ के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी के ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और पी के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेंथ, आप देखोगे एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसमें एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, एसआईआर इफेक्ट। और एसआईआर इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है ऑर्थो इफेक्ट। दोनों एक नहीं होता है। अगर आपने कहीं ऐसा सुन रखा है एसआईआर इफेक्ट इज ऑर्थो इफेक्ट, काट दीजिएगा, रॉन्ग है वो। ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक में भी पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक बेसिक में भी पढ़ाएंगे। एसआईआर ऑर्थो नहीं होता है, समझे? एसआईआर अलग चीज है, ऑर्थो अलग चीज है। अभी पढ़ते हैं एक एक करके। पहले यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, 10-20 सेकंड है आपके पास। हो गया? अब आ जाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ऊपर हेडिंग डालोगे एसआईआर इफेक्ट, सर इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से, है ना। एसआईआर इफेक्ट में क्या आपके पास एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है क्या? एसआईआर इफेक्ट आपके पास आ जाएगा स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये क्या है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस? ध्यान से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझो स्टीरिक क्या है। व्हाट इज स्टीरिक? एस्टेरिक का मतलब आपने स्टीरिक हिंड्रेंस सुना होगा, आपने स्टीरिक रिपल्सन सुना होगा। एस्टेरिक का मतलब होता है पास आने की वजह से रिपल्सन। अगर डिक्शनरी मतलब मैं समझाऊं व्हाट इज एस्टेरिक, एस्टेरिक का मतलब होता है बेटा पास के ग्रुप में रिपल्सन होना या पास आने की वजह से रिपल्सन होना, दैट इज एस्टेरिक। इनहिबिशन का क्या मतलब है? इनहिबिट करना मतलब नहीं होना, मना करना। इनहिबिट करने का मतलब नहीं होना। तो अगर पास आने की वजह से रिपल्सन हो और उस रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस ना हो, इनहिबिट मतलब नहीं होना, पास आने की वजह से रिपल्सन हो और उस रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस नहीं होना, इसी को क्या बोलते हैं? स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ध्यान से सुनिएगा, पास आने की वजह से रिपल्सन होना और उस रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस ना होना, उसी को क्या बोलते हैं? स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बोर्ड पे देखिएगा, अभी लिखना वहीं, इसके लिए टाइम आप अलग से लेना। अब आप ध्यान दो, क्या ये आपके पास बेंजीन रिंग, ऐसा बना देता हूं, ये बेंजीन रिंग अभी नजर आ रहा होगा आपको। इस बेंजीन रिंग पे मैंने यहां पे बेटा जीवन लगा दिया, एक ग्रुप है, कोई भी जीवन है, कोई भी ग्रुप हो सकता है वो। यहां पे एक ग्रुप लगा दिया G2 ग्रुप, और मैंने बोल दिया कि G1 और G2 बल्कि हैं। बल्कि ग्रुप मतलब बड़े ग्रुप्स हैं, इनका साइज बड़ा है। तो बल्कि ग्रुप्स हैं, तो क्या G1 अपना बल्कि ग्रुप है तो क्या इतना बड़ा हो जाएगा? ये G2 भी बल्कि ग्रुप है तो क्या इतना बड़ा हो जाएगा? लेकिन G1 G2 अगर बल्कि है तो क्या बेटा ये रिपल्सन करेगा? G1 G2 अगर बल्कि है तो क्या रिपल्सन करेगा? और रिपल्सन करेगा तो बार बार जब भी रिपल्सन होता है तो रिपल्सन को मिनिमाइज करना होता है, और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो G1 है ये ग्रुप प्लेन से बाहर चला जाता है। ध्यान से देखिएगा, पहले से बेटा आपके पास मान लो G1 पड़ा हुआ है, मान लो आपके पास यहां पे हाँ, पहले से आपके पास कोई एक ग्रुप G1 पड़ा हुआ है, अभी G2 नहीं है, मान लो G1 कोई एक ग्रुप है जो यहां पे लगा हुआ है। अब G1 ग्रुप, क्या इसका p ऑर्बिटल, G1 का p ऑर्बिटल क्या इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में होगा? बेटा ये वाला p ऑर्बिटल इसके साथ रेजोनेंस में होगा, ये वाला p ऑर्बिटल रेजोनेंस में होगा। क्या इसी तरह रेजोनेंस करता है? पैरेलल p ऑर्बिटल्स हमेशा रेजोनेंस करते हैं क्या? तो बेंजीन में भी जब भी रेजोनेंस होता है, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा आपको, बेंजीन में भी जब भी रेजोनेंस होगा तो क्या p ऑर्बिटल पैरेलल p ऑर्बिटल रेजोनेंस करेंगे? अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, अब मैंने एक G2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि बल्कि है। ध्यान दीजिएगा, G2 ग्रुप मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया जो क्या है? बल्कि है।
और अगर बल्कि है तो क्या बेटा ये जीवन बाहर चला गया, क्योंकि ये रिपल्सन हो रहा था तो जीवन क्या बेटा बाहर चला गया प्लेन से। और जैसे ही प्लेन से बाहर गया रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। रेजोनेंस हमेशा प्लेन में होता है, प्लेन से बाहर नहीं होता। पहले से तो ये बहुत बहुत रेजोनेंस कर रहा था। मान लो यहाँ पे COOH लगाओ, मान लो यहाँ पे NO2 लगाओ, मान लो यहाँ पे COR लगाओ, कोई भी ग्रुप जो रेजोनेंस कर रहा है वो लगा हुआ था। जीवन एक ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। अब मैंने यहां पे एक और बल्कि ग्रुप G2 लगा दिया, तो क्या जीवन और G2 दोनों बल्कि हो गए? क्या रिपल्सन हो गया? और रिपल्सन हो गया तो क्या ये प्लेन से बाहर चला गया? तो प्लेन से बाहर चला गया तो क्या p ऑर्बिटल भी बेटा बदल गया? और जैसे ही p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहा क्या रेजोनेंस होगा नहीं होगा? अब आपको समझ आया प्लेन से बाहर जाने पर रेजोनेंस क्यों नहीं होता? प्लेन से बाहर जाने पे ये p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं बचता, और p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं बचा तो रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस हमेशा पैरेलल p ऑर्बिटल्स में होता है। अच्छा, तो अगर ये रेजोनेंस कर रहा था पहले और ये रेजोनेंस से बाहर चला गया, अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्टीरिक रिपल्सन हुआ। पास आने की वजह से रिपल्सन हुआ, स्टीरिक रिपल्सन हुआ, इसकी वजह से जीवन प्लेन से बाहर चला गया और रेजोनेंस नहीं हुआ। स्टीरिक रिपल्सन हुआ जिसकी वजह से जीवन बाहर चला गया और रेजोनेंस नहीं हुआ। यही है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एक बार दोबारा समझा रहे, वापस से देखना। स्टीरिक इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार अभी एसिडिक स्ट्रेंथ पे काम आएगा। मान लो मेरे पास एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ था, अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास एक ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है और यहां पे COOH लगा हुआ है। COOH, क्या यहां कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस कर रहा है? कर रहा है ना? चलो, COOH के ये दूसरा एग्जांपल है। पहले मैं एक और ले लेता हूं, NO2, क्या यहां पे रेजोनेंस कर रहा है? पाई सिग्मा पाई में रेजोनेंस हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, पहले से जबरदस्त रेजोनेंस हो रहा है। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, NO2 ग्रुप तो पहले से था ही, मैंने वहां पे बेटा ऑर्थो पोजीशन पे, मैंने इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या किया है, एक आयोडीन यानी कि बल्कि ग्रुप लगा दिया। मैंने ऑर्थो पोजीशन पे ध्यान देना, आयोडीन एक बल्कि ग्रुप लगा दिया है। क्या अब रिपल्सन होगा या नहीं होगा? रिपल्सन होगा नहीं इन दोनों के बीच में। अब रिपल्सन होने से क्या होता है, ये जो NO2 ग्रुप प्लेन में था क्या वो प्लेन से बाहर चला जाएगा? और प्लेन से बाहर चला जाएगा तो जो रेजोनेंस हो रहा था क्या वो होगा? नहीं होगा। अब रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस का ना होना, इसी को क्या बोलते हैं? SIR। ऑर्थो पोजीशन पे रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस का ना होना, इसी को क्या बोलते हैं? SIR। अब बोर्ड पे देखो क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन है, एसर्शन रीजन में आएगा और आपसे होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मान लो COOH लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, मान लो ऐसा, ठीक है। क्या बेटा आपके पास इसका p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना रहा होगा? पैरेलल होगा तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा, हमेशा पैरेलल होना पड़ेगा तभी तो साइडवेज ओवरलैप होगा, तभी तो बेटा रेजोनेंस होगा। ये अभी तक इस तरह से रेजोनेंस कर रहा है, और हमने रेजोनेंस ऑलरेडी देखा हुआ है कि देखो ये आपस में रेजोनेंस कर रहा है, ये आपस में रेजोनेंस कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है और ये कर रहा है। क्या ये रेजोनेंस कर रहा है? सिमिलरली बेटा नीचे वाले भी आपस में रेजोनेंस कर रहे होंगे, ये सारे p ऑर्बिटल नीचे वाले भी आपस में रेजोनेंस कर रहे होंगे। इस तरह से बेटा रेजोनेंस होता है। पैरेलल वाला ऊपर भी ओवरलैप करता है, नीचे भी ओवरलैप करता है, और इस तरह से पाई बॉन्ड बनता है, रेजोनेंस होता है। अब क्या होगा, बोर्ड पे ध्यान से देखना। अब मैंने G2 ग्रुप लगाया, पहले से G1 था, अब मैंने क्या किया, यहां पे G2 ग्रुप लगा लिया। G1 यानी कि COOH लगा हुआ है, मैंने क्या किया, यहीं पे ऑर्थो पोजीशन पे कहीं भी लगा दो, यहां पे लगा दो, मैंने एक आयोडीन ग्रुप लगा दिया, G2 ग्रुप। पहले से बल्कि ग्रुप पड़ा हुआ है, मैंने एक और बल्कि ग्रुप लगा दिया, तो क्या अब जो p ऑर्बिटल था क्या वो प्लेन में रहा या प्लेन से बाहर चला गया? प्लेन से बाहर चला गया। तो इसका जो p ऑर्बिटल है बेटा वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है। पहले प्लेन में था तो क्या पैरेलल था, जैसे ही प्लेन से बाहर गया तो क्या वो बाहर चला गया। और देखो यहां पे इसका p ऑर्बिटल एज इट इज रहेगा, इसका p ऑर्बिटल एज इट इज रहेगा, इसका वाला एज इट इज रहेगा। बाहर कौन जा रहा है बेटा? जो पहले से है। बाहर कौन जा रहा है? G1 जो पहले से पड़ा हुआ है, जो पहले से रेजोनेंस कर रहा है। अच्छा, आप ये भी पूछ सकते थे कि भाई G1 G2 में से G1 ही क्यों गया, G2 भी तो जा सकता है बाहर। बट ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है। पहले से कौन रेजोनेंस कर रहा है? G1। इसके आने से किसको दिक्कत होगी? G1 को। बिगड़ेगा क्या? रेजोनेंस बिगड़ेगा पहले वाला। तो हमेशा जो पहले से ग्रुप रेजोनेंस कर रहा है वो बाहर जाता है, ऐसे नहीं कोई भी बाहर चला जाएगा।
SIR में प्लेन से बाहर कौन गया? जो पहले से रेजोनेंस कर रहा था वो बाहर गया है। समझ में आया? SIR में कौन प्लेन से बाहर जाएगा? जो पहले से रेजोनेंस कर रहा था। ठीक है, क्योंकि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होना है, तो रेजोनेंस वाला ग्रुप बाहर जाएगा जो पहले से रेजोनेंस होना है। अब ध्यान दो, लेकिन अब यहां पे आप जब देखोगे तो क्या ये बेंजीन तो रेजोनेंस में होगा ही ना? बेंजीन में कोई चेंजेस थोड़ी ना आए हैं, बेंजीन में कोई बदलाव थोड़ी आया है। जो भी बदलाव आया है क्या बेंजीन के बाहर आया है? तो जो भी आपके पास प्लेन से बाहर जा रहा है वो आपको बेंजीन में जा रहा है। वैसे ही नीचे वाला बेटा आपस में रेजोनेंस करेंगे, और नीचे वाला आपस में रेजोनेंस कर रहा है। बेंजीन तो रेजोनेंस में करेगा, बट बेंजीन के बाहर जो पहले से रेजोनेंस कर रहा था, क्या वो प्लेन से बाहर गया और उसका रेजोनेंस रुक गया? इसी को क्या SIR बोलते हैं। समझ में आया SIR इफेक्ट? एक ऐसा ग्रुप बेंजीन के ऊपर है जो रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन बगल में हमने जानबूझ के बल्की ग्रुप डाला, और बल्की ग्रुप के डालने की वजह से क्या रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस स्टॉप हो रहा है। क्या इसी को कहते हैं हम स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस? अब इस डायग्राम को बनाइए, मैं इधर अपना थ्योरी लिख देता हूं। ड्यू टू बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, ड्यू टू बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, अभी मैं लिखवाऊंगा G1 और G2 क्या क्या हो सकते हैं। ड्यू टू बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, द G1 ग्रुप गोज आउट ऑफ प्लेन। G1 ग्रुप बेटा प्लेन से बाहर चला जाता है, और G1 अगर प्लेन से बाहर गया तो क्या मैं बोल सकता हूं रेजोनेंस स्टॉप्स, और रेजोनेंस अगर बेटा बंद हुआ तो रेजोनेंस इनहिबिट हो गया। इसी को बोलते हैं स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। दिस इज नोन एज स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगा, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगा, इसमें बस ये पता चलेगा कि पहले रेजोनेंस हो रहा था, अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है। चलो यहां तक लिख लिया, जल्दी लिखो। SIR इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप के आने से अगर रेजोनेंस जो हो रहा था वो नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं SIR इफेक्ट। अब इसका एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ में, इसका एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ में, वो पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। यहां पे एक नोट ये लिखना है कि G1 और G2 दोनों ही बल्की होने चाहिए। G1 एंड G2 मस्ट बी बल्की ग्रुप। अगर बल्की नहीं हुए तो बेटा रिपल्सन नहीं होगा, प्लेन से बाहर नहीं जाएगा, SIR नहीं होगा। और अगर बल्की नहीं है, बल्की होने चाहिए, इट कैन नॉट बी ए स्मॉल ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हल्की ग्रुप। बल्की होना चाहिए, हल्की नहीं होना चाहिए। छोटे ग्रुप्स, हल्की मतलब मत समझना आना कि हल्क जैसा है, छोटे ग्रुप्स। हल्की ग्रुप्स क्या क्या होते हैं बेटा, वो भी लिख देता हूं मैं। हल्की ग्रुप्स होते हैं जो हल्के हैं, H है, ड्यूटेरियम अगर लगा हो, ट्रीशियम लगा हो, है ना, OH लगा हो, NH2 लगा हो, F लगा हो, CH2 प्लस लगा हो, CH3 प्लस CH3 प्लस लगा हो, CH3 माइनस लगा हो, ये जितने हैं ये सब के सब क्या है, Cl लगा हो, साइनाइड, ये सब क्या है, हल्की ग्रुप्स हैं, छोटे ग्रुप्स हैं। इनको छोड़ के बाद बाकी सारे क्या होते हैं, बल्कि ये सारे स्मॉल ग्रुप्स हैं, हल्की ग्रुप्स हैं, ये रिपल्सन नहीं करते हैं।
बट बल्की ग्रुप्स बेटा आपके रिपल्सन करते हैं। अब यहां पे जीवन क्या क्या होना चाहिए, तो जीवन की कंडीशन है बेटा ये ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप होने चाहिए। अब ये नया टर्म आया, जीवन बेटा हर ग्रुप नहीं होगा, जीवन ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप होना चाहिए। ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप क्या है, मतलब वो बल्की ग्रुप जो रिपल्सन करे, जो वो बल्की ग्रुप जो रेजोनेंस करे। भाई जीवन में तो रेजोनेंस होना पड़ेगा ना, जीवन G2 नहीं लिखा गया यहां पे, लिख दो यहां पे। जीवन वो होने चाहिए जो बेटा पहले से रेजोनेंस कर रहा हो, ऐसे कोई भी बल्की ग्रुप को नहीं रख सकते जीवन की जगह। जीवन और G2 में जीवन हमेशा बेटा ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप होने चाहिए। और ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप क्या होते हैं, जैसे मान लो COOH, जैसे मान लो COOR, जैसे मान लो आपके पास CHO, जैसे मान लो आपके पास CONH2, जैसे मान लो आपके पास COCl, है ना, जैसे बस और क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, ये सब क्या करेंगे आपके, NO2 लिख लो, NO2 आपका तो दिखाए हुआ है, NO2, ये सब क्या है ट्रायंगुलर। जीवन यही हो सकते हैं जो रेजोनेंस करेंगे। G2 एनी बल्की ग्रुप होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि कुछ ट्रायंगुलर हो या ना हो, बल्की ग्रुप होना चाहिए G2 के बारे में। अब G2 कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी बेटा आपके पास क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना, या फिर ये ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, COOH, NO2, COOR, ये कुछ भी हो, G2 कुछ भी हो सकता है, बट जीवन को तो रेजोनेंस करना ही पड़ेगा। CONH2, COCl, CHO, है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास बल्की ग्रुप। जीवन क्या है आपके पास, ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप। G2 क्या है आपके पास, बल्की ग्रुप। अगर स्मॉल ग्रुप हुए या हल्की ग्रुप हुए तो कभी भी रिपल्सन नहीं होगा, और रिपल्सन नहीं, कभी भी आपके पास रिपल्सन नहीं लगेगा, और रिपल्सन नहीं हुआ तो SIR नहीं हुआ। लिखो इसके बाद ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन है। SIR इफेक्ट आसान है, बहुत आसान है। दो बल्की ग्रुप आ जाएं और उनमें रिपल्सन हो जाए, रिपल्सन होने की वजह से प्लेन चेंज हो जाए, और प्लेन चेंज होने की वजह से रेजोनेंस ना हो, इसी को क्या बोलते हैं, SIR। SIR से बस इसका इंपैक्ट इतना ही होता है कि रेजोनेंस नहीं होता है। जो पहले से रेजोनेंस हो रहा था जीवन के साथ, जो पहले से जीवन के साथ रेजोनेंस हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा है, बस इतना ही फर्क पड़ा। बल्कि ग्रुप ने धक्का मार के उसको प्लेन से बाहर कर दिया, प्लेन से बाहर कर दिया यानी कि रेजोनेंस नहीं हो रहा है। प्लेन के बाहर, प्लेन से बाहर हुआ तो रेजोनेंस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि p ऑर्बिटल जो अब पैरेलल था वह पैरेलल नहीं रहा, इस वजह से रेजोनेंस नहीं होता है। क्योंकि रेजोनेंस के लिए पैरेलल p ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल से साइडवेज ओवरलैप से बनता है। SIR के बाद आप लिखोगे ऑर्थो इफेक्ट। हाँ, ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप वो होते हैं जो आपके पास रेजोनेंस करने वाले ग्रुप्स हैं। ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप्स उनको कहते हैं जो रेजोनेंस कर। अच्छा, ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं जरा ध्यान से देखना। अगर मैं COOH लिख रहा हूं तो क्या ये ट्रायंगुलर शेप के बन रहे हैं, इसलिए इसको ट्रायंगुलर बोल दिया, ठीक है। जैसे COOR बोल दिया तो इट इज ट्रायंगुलर शेप के बन रहे हैं। तो आपको यह समझना है ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप्स वो हैं जो पहले से रेजोनेंस कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मान लो यहीं पे छोटा सा देता हूं, मान लो बेंजीन के ऊपर बेटा दो आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है, SIR हो रहा है या नहीं हो रहा है, दो बल्की ग्रुप्स हैं और दोनों बल्की ग्रुप हैं तो रिपल्सन होना चाहिए, होगा या नहीं होगा,
ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप्स का होना जरूरी है, -m लगाने वाले ग्रुप्स का होना जरूरी है, तभी SIR होगा। बाकी केसेस में SIR नहीं लगाना है। समझ में आया? जो यहां पे ग्रुप्स लिखे हुए हैं केवल उन्हीं में SIR लगेगा, हर किसी में SIR नहीं लगता है। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आप किसी में मत लगा देना। मान लो यहां पे लिख दे सर ये देखो मिथाइल बल्की ग्रुप लगा तो हुआ है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। अच्छा मान लो मैं अब लिख रहा हूं यहां पे, मान लो बेटा मैं मिथाइल की जगह ना OH लगा दूं, OH में तो रेजोनेंस हो रहा है भाई। मिथाइल की जगह अब मैं बेंजीन पे OH लगा देता हूं और यहां पे बेटा आयोडीन लगा देता हूं। अरे OH बेटा हल्की ग्रुप है तो रिपल्सन ही नहीं होगा। समझ में आया? जैसे मान लो बेटा यहां पे मैं OH की जगह Cl लिख दूं तो क्या SIR होगा? ये तो हल्की ग्रुप है, तो SIR उनके साथ होगा जहां पे ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, है ना, ये सारे ग्रुप्स जितने हैं ट्रायंगुलर वाले, वो क्या दिखा रहे हैं आपके पास? SIR। ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप्स के अलावा एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, आपको होना नहीं है। SIR में ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप ही लगेगा, बाकी में मत लगा देना। आया समझ में? चलो अब SIR के बाद लिखो ऑर्थो इफेक्ट। SIR का बेटा एप्लीकेशन है वो ऑर्थो इफेक्ट। लिख लिया यहां तक? चलो ऑर्थो इफेक्ट हेडिंग डालेंगे। SIR से बस इतना मोटा मोटा दिमाग में बना लो कि भाई रेजोनेंस जो हो रहा था वो नहीं हो रहा है, बल्कि ग्रुप आ गया, रेजोनेंस जो हो रहा था वो नहीं हो रहा है, ट्रायंगुलर ग्रुप का रेजोनेंस हो रहा था वो नहीं हो रहा है। अब लिखेंगे इसका इंपैक्ट इज ऑर्थो इफेक्ट। इसका इंपैक्ट पड़ा ऑर्थो इफेक्ट पे, और ऑर्थो इफेक्ट आपको पढ़ना है। व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट? देखो ऑर्थो इफेक्ट बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट टॉपिक है, बट एनसीईआरटी ने आपके लिए आसान कर दिया। बहुत रेयर मोमेंट्स है कि एनसीईआरटी आसान करता है आपके लिए, बट एनसीईआरटी ने आसान किया। उसने बोला ऑर्थो इफेक्ट पढ़ना तो है लेकिन केवल बेंजोइक एसिड में, हर जगह नहीं। ऑर्थो इफेक्ट आपके सिलेबस में है जरूर, बट ओनली और ओनली कहां पे है? केवल और केवल बेटा बेंजोइक एसिड में है। बाकी जगह पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, बाकी जगह पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा बेंजोइक एसिड क्या होता है। तो बेंजोइक एसिड आपके पास बड़ी सिंपल सी कहानी ये रहा, का बेंजीन लग गया और यहां पे देखो ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप लग गया। तो पहले देखो क्या ये SIR का कंडीशन सेटिस्फाई कर गया क्या? SIR का जीवन तो सेटिस्फाई कर गया ना, जीवन ग्रुप सेटिस्फाई हो गया है कि ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप लग गया है। अब अगर मैं इसके ऑर्थो इफेक्ट, इसके ऑर्थो पोजीशन पे मान लो मैं एक बल्की ग्रुप आयोडीन लगा देता हूं। आयोडीन 5th पीरियड का बहुत बड़ा साइज होता है, आयोडीन नीचे है 5th पीरियड में है, बहुत बड़ा साइज होता है। तो देखो क्या ये ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप है और ये भी बल्की ग्रुप है, तो क्या रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा तो क्या वो प्लेन से बाहर चला जाएगा? SIR यही बता रहा था। तो ये ऑर्थो इफेक्ट क्यों नाम है? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे, यार ये इरेजर का काम ही नहीं कर रहा आज। ऑर्थो इफेक्ट पे अगर मैंने ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया तो SIR लग गया। SIR का पहला कंडीशन था बेटा ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप, वो है बेंजोइक एसिड में, और बेटा मैंने यहां आयोडीन लगा दिया तो रिपल्सन हो रहा था। अब रिपल्सन होने से, बोर्ड पे रिपल्सन होने से SIR लगा, और SIR लगने से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था क्या वो प्लेन बदल लेगा? और प्लेन बदल लेगा तो देखो वो रेजोनेंस जो पहले कर रहा था अब वो रेजोनेंस नहीं करेगा। अब रेजोनेंस आपका केवल और केवल बेंजीन के अंदर होगा, बाकी वो COOH, ध्यान रखिएगा बेटा, प्लेन से बदल लिया, इसलिए बेटा हम उसको ऐसे दिखा रहे हैं। प्लेन बदल लिया, प्लेन से बाहर की तरफ आ गया वो, इसलिए उसको वेज पे दिखा दिया। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड वैसा ही था, बट अब वो रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन होने से क्या प्लेन बदल लिया, और प्लेन बदल लिया तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लेन से बाहर की तरफ आ गया, ऐसा दिखा दिया। अब पहले जो यहां पे रेजोनेंस हो रहा था अब वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई इस कार्बन कार्बन में जो रेजोनेंस हो रहा था वो हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब ये मिटेगा नहीं? हाँ मिट गया। हाँ तो बेटा जो पहले से कार्बन कार्बन बेंजीन के ऊपर जो रेजोनेंस हो रहा था वो तो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि SIR हो गया और प्लेन से बाहर चला गया, प्लेन से बाहर में रेजोनेंस नहीं होता है। अच्छा एक अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो बेंजोइक एसिड में ध्यान दीजिएगा, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो बेंजोइक एसिड के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर बेटा वो रेजोनेंस नहीं हो रहा है
तो क्या बेटे ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखा रहा है इस पार्ट में? बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस पढ़ाया हुआ है आपके सिलेबस में, दो जगह इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। कौन कौन सा? एक है बेटा सल्फोनिक एसिड का इक्विवेलेंट रेजोनेंस और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का। आपके सिलेबस में दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। पहला इक्विवेलेंट रेजोनेंस बेटा यहां आता है, कहीं साइड में बेटा लिख लीजिएगा इसको, और दूसरा इक्विवेलेंट रेजोनेंस आपके पास यहां आता है। बाकी जगह इक्विवेलेंट रेजोनेंस आपको देखना ही नहीं है। इन योर सिलेबस ओनली टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस आर देयर। ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट 2 है, इसमें ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है ना। इसमें अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस 2 होता है, इसमें अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस 1 होता है। 2 रेजो होता है यहाँ पे, 1 रेजो होता है यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस में 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस आपको पढ़ना है, आप इसे कंफ्यूज ना हो जाओ। सिलेबस में आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस पढ़ना है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस बेटा 2 होता है, एक सल्फोनिक एसिड का एनायन में, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के एनायन में। सल्फोनिक एसिड का एनायन में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ज्यादा आपके पास है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में कम है। अच्छा, अब जैसे ही बेटा अगर ये प्लेन में होता तो क्या बेटा ये नॉर्मल रेजोनेंस करता? अगर ये प्लेन में होता और बेटा मान लो यहां पे H माइनस, यहां पे H प्लस हटा के माइनस लगेगा, तो O माइनस के बाद क्या C माइनस आता? भाई अगर पहले रेजोनेंस कराओ, पहले वाले में अगर मान लो इसमें रेजोनेंस हो रहा होता, तो क्या बेटा रेजोनेंस आपका इसी तरह से होता ना, ये बेटा आपके पास O माइनस बनेगा, यहां पे O माइनस पहले से है ना आपके पास, फिर यहां पे पाई बॉन्ड जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। बेटा ऑक्सीजन ने अपना पाई बॉन्ड खींचा होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई होगी, ये पाई बॉन्ड आगे गया होगा, इसी तरह से रेजोनेंस होगा। अच्छी बात है। अब देखो यहां पे पहले वाले में अगर रेजोनेंस कराएंगे तो क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। लेकिन अगर वो प्लेन से बाहर चला गया तो क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है? और हमने पढ़ा था अगर कंपाउंड में थोड़ा भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ जाए तो क्या वो हाईली स्टेबल कर देता है? तो देखो पहले इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं हो रहा था, बट SIR लगने से क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस आने लगा? पहले इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं था, पहले नॉर्मल रेजोनेंस था, पहले O माइनस और C प्लस आ रहा है, बट अब वाला क्या बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ रहा है। और अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ गया तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई? तो क्या बेटा एनायन स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, एनायन अगर इसका स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो बेटा बेंजोइक एसिड इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज हाईली एसिडिक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज हाईली एसिडिक एज कंपेयर टू इट्स डेरिवेटिव। बाकी मेटा से कंपेयर कर लो, पैरा से कंपेयर कर लो, उनसे बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एनायन हाईली स्टेबल हो जाता है। फिर से एक बार दोबारा समझेंगे, दोबारा से समझेंगे। पहला वाला मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप लगा हुआ है, और ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप और लगा हुआ आयोडीन। तो क्या बेटा ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप में बेटा रेजोनेंस पहले से हो रहा था? अगर आयोडीन नहीं है मान लो तो क्या रेजोनेंस हो रहा है? आयोडीन नहीं है तो अच्छे से रेजोनेंस हो रहा होगा। अब आयोडीन आया तो क्या रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करेगा तो क्या वो ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप को प्लेन से बाहर कर दिया, और प्लेन से बाहर कर दिया, जो पहले से रेजोनेंस हो रहा था अब वो नहीं हो रहा है। पहले से रेजोनेंस जो हो रहा है वो अब नहीं हो रहा है आयोडीन की वजह से। तो क्या ये प्लेन से बाहर गया तो मैं उसको वेज पे दिखा सकता हूं, प्लेन से बाहर आ गया। अब देखो अगर इस एसिड का मैं एनाइन बनाता हूं, एसिड आप कैसे चेक करते हो कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक? आप उसका एनाइन बनाते हो। अगर एनाइन स्टेबल है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, एनाइन अनस्टेबल है तो वीक एसिड। अब एनाइन बनाया तो देखो बेटा क्या इसका इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनने लगा, क्योंकि अब वो इस पार्ट में रेजोनेंस नहीं कर रहा है, केवल ऊपर वाले पार्ट में रेजोनेंस करेगा, अपने आप अंदर रेजोनेंस करेगा। तो क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस करेगा, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने से क्या कंपाउंड हाईली स्टेबल हो जाता है। तो बेंजोइक एसिड अगर पहले रेजोनेंस कर रहा था उससे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस अब कर रहा है प्लेन चेंज करने के बाद। एसआईआर में एसआईआर लगने के बाद अब ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस कर रहा है, पहले तो नॉर्मल रेजोनेंस कर रहा था। एसआईआर लगने के बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एसआईआर लगने के बाद इसका एनाइन स्टेबल हुआ है, एसआईआर लगने के बाद इसका एनाइन अगर स्टेबल हुआ है तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया है। इसीलिए बेटा लिखाया जाता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में क्या लगेगा? एसआईआर। एसआईआर लगने से उसका एनाइन क्या हो गया? स्टेबल। अगर एनाइन स्टेबल है तो एसिडिक ज्यादा होगा ना, वही लिखा जाता है। लिख लीजिए इसको नोट करके, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होने से कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा प्लेन से बाहर चला गया, और प्लेन से बाहर जाते ही
बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस नजर आया, स्टेबल हो गया। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन, किससे कंपेयर करोगे? क्या सबसे ज्यादा एसिडिक होता है? नहीं, ये भी मत सोच लेना कि सर यहां पे एसआईआर लग रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस सबसे ज्यादा। इसके पड़ोसी से, इसके आसपास वालों से, देन इट्स डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव से ज्यादा एसिडिक होता है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। और ब्रैकेट में लिख देना मेटा से भी एंड पैरा से भी। अगर पूछा जाए ऑर्थो बेंजोइक एसिड, मेटा बेंजोइक एसिड, पैरा बेंजोइक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ऑर्थो, है ना? अब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑर्थो। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक, आपने लिखने को तो लिख दिया, लेकिन क्यों? Why ortho substituted benzoic acid is more acidic? आइए समझते हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक बेटा इसलिए होगा क्योंकि बेटा इसमें एसआईआर इफेक्ट लग रहा है। क्या एसआईआर इफेक्ट लगने से क्या बेटा आपके पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस आया? नहीं आया? एसआईआर इफेक्ट लगने से बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस आया? नहीं आया? और अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस आएगा तो क्या बेटा कंजुगेट बेस या एनाइन इसका हाईली स्टेबल हो गया। कंजुगेट बेस को ही कार्बन आयन बोलते हैं। कंजुगेट बेस या जो इसका एनाइन बना है, क्या वो हाईली स्टेबल हो गया है? अगर एसआईआर नहीं लगता तो क्या नॉर्मल रेजोनेंस होता? और नॉर्मल रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन एसआईआर लग के यहां पे स्टेबिलिटी आ गया। तो एसआईआर हमेशा खराब इफेक्ट है? नहीं, माना कि रेजोनेंस नहीं करने दे रहा, लेकिन ऑर्थोबेंजोइक के लिए तो फायदेमंद हो गया ना। ऑर्थोबेंजोइक को ज्यादा एसिडिक कर दिया उसने। हाँ, नहीं देगा ना, दिया नहीं था, लिया था उसने। इसी इसी की बात कर रहे हो ना, इसी में ना। तो मैंने क्या बोला था? ऑक्सीजन अपने पाई बॉन्ड लेगा, दे नहीं रहा था। ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड ले रहा था, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो ये वाला पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर हुआ। इट कैन नॉट डोनेट, आगे की तरफ डोनेट नहीं कर सकता, बट अट्रैक्ट तो कर ही सकता अपना। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन अपना पाई बॉन्ड तो खींच ही सकता है, किसी और एटम को दे नहीं सकता, बट खुद तो खींच ही सकता है। वही है। ऑर्थो इफेक्ट है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, हाईली एसिडिक देन नॉर्मल। इसका कोई भी डेरिवेटिव आ जाए उससे तो स्टेबल ही होता है, मेटा और पैरा वाले से भी स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब एसिडिक है। एसआईआर इज ओनली फॉर ऑर्थो, मेटा पैरा पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेटा दूर हो गया, रिपल्सन ही नहीं होगा। ऑर्थो पे लगा हुआ है, देखो उसके कंपैरिजन में, नीचे वाले कंपैरिजन। अब करेंगे क्वेश्चंस, है ना? बेहतरीन क्वेश्चंस, दिमाग को थोड़ा खोल के रखिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ चल रहा है, अच्छा टॉपिक है ना? क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट? और एक क्वेश्चन मैं आपको 90% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, 10% बचा के रखता हूं, खुद की इज्जत है। 90% श्योरिटी के साथ कि वो आएगा ही आएगा 2025 में, ठीक है? मैं आपको लिख के दे रहा हूं। 10% बचा लेता हूं, क्योंकि नहीं आया तो शक्ल छुपाने के लिए थोड़ी जगह तो होनी चाहिए, तो उधर छुपा लेंगे, चलो। बट मुझे पीवाईक्यू एनालिसिस से पूरा दिख रहा है कि वो क्वेश्चंस आएंगे, 3-4 साल में आया हुआ है, हर बार आया हुआ है, ठीक है? आपको देखोगे तो आपको लग जाएगा बहुत फेमस क्वेश्चन है, पता लग जाएगा। आ जाओ, एक एक करके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, बहुत फेमस क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा फेमस। कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, आपको यही लगता होगा। आज ये मिथ टूटेगा, सल्फोनिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोक्सिलिक में बेटा आप H+ हटाओगे तो एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहां पे H+ हटाओगे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो सल्फोनिक इज द हाईएस्ट एसिडिक, ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन है? सल्फोनिक। कार्बोक्सिलिक नहीं है, कार्बोक्सिलिक सीनियर है, एसिडिक नहीं है। आईयूपीएसी में कार्बोक्सिलिक सीनियर है, आयु वो नहीं है, एसिडिक थोड़ी पढ़ाया था उसमें, उसमें तो सीनियरिटी पढ़ाया था।
पहला वाला बेटा सल्फोनिक एसिड है, साथ साथ करेंगे, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। सल्फोनिक एसिड, H प्लस हटाइए, कार्बोनाइन बनाइए। दूसरा वाला बेटा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीसरा वाला बता दो भाई, इनऑर्गेनिक एसिड है ये। थर्ड वाला इनऑर्गेनिक एसिड है, क्या ये बेटा कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। दूसरा वाला बेटा PHOH, क्या बेटा बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, फिनॉल हो गया है, बढ़िया है। दूसरा वाला तो बेटा पानी है, और तीसरा वाला तो बेटा फेवरेट है आपका, है ना। और बेटा आज मैं बताऊंगा, बेचारे को जबरदस्ती बदनाम किया हुआ है, पानी ज्यादा एसिडिक है। आज मैं बताऊंगा कि वाटर इज मोर एसिडिक, फालतू में बदनाम कर रखा है ना। आइए पढ़ते हैं एक एक करके, सब लिखाऊं, एक्सेप्शनल नहीं बात करते, पहले जनरल। चलो, तो ये हो गया सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोनिक, फिनॉल और वाटर और अल्कोहल। आइए ध्यान से एक एक करके, एसिड स्ट्रेंथ जब भी कंपेयर करना होता है, क्या मैं H प्लस हटा देता हूं। जब जब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, देखो मैंने H प्लस हटाया, बना दिया। यहां पे भी मैंने H प्लस हटाया और बना दिया। सबका आप कंजुगेट बेस यानी कि कार्बोनाइन बना दीजिए। अच्छा, H2CO3 का आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, लिख लीजिए साइड में अगर, तो देखो C डबल बॉन्ड O, OH, यही है बेटा आपके पास एसिडिक कार्बोनिक एसिड, सिंपल सा। चलो, तो आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटा दो, तो देखो क्या बन जाएगा, C डबल O OH, और बेटा यहां पे बन गया O माइनस, खत्म। H प्लस हटाना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हटता है, बन गया। जब यहां से बनाओगे तो मैंने इस बार बस फिनॉल में पीएच को बेटा H प्लस हटा दिया है, O माइनस बना दिया है, फिनॉक्साइड आयन बोलते बेटा इसको। वाटर से बेटा H प्लस हटाओगे तो OH माइनस बनेगा, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। और यहां से जब H प्लस हटाओगे तो बेटा OR माइनस निकलेगा, बहुत अच्छी बात है, पता लगे, है ना। सल्फोनिक एसिड से जब आप H प्लस हटाते हो तो बेटा क्या आपको दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस नजर आया, नहीं आया। कार्बोक्सिलेट में क्या एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस नजर आया, नहीं आया। बेटा यहां पे क्या बेटा आपके पास यहां भी एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस नजर आया होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। इनऑर्गेनिक में भी आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस नजर आ रहा है, देखो ये वाला COO माइनस यहां भी तो है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस वहां भी है, लेकिन क्या ये अनस्टेबल करेगा, क्योंकि भैया ये प्लस एम लगा रहा है ना, रेजोनेंस में है ना, और रेजोनेंस में क्या ये प्लस एम लगा रहा है, और यहां पे बेटा ये नॉर्मल प्लस आई लगा रहा है। क्या ये R प्लस आई लगाता है और ये प्लस एम लगा रहा है, खैर यहां पे बेटा नॉर्मल रेजोनेंस है, फिनॉक्साइड में नॉर्मल रेजोनेंस है बेटा यहां पे। ये तो OH माइनस OR माइनस, वहां तो कुछ भी नहीं है, देख लेना, बैक बॉन्डिंग वगैरह मत समझ लेना, कुछ भी नहीं है बेटा, डोनर एक्सेप्टर नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या बेटा आपके पास ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस के पास आएगी। फिर इन दोनों में एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, बोर्ड पे इन दोनों में एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, क्या ये प्लस आई से अनस्टेबल कर रहा है, क्या प्लस एम से अनस्टेबल कर रहा है, ये ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, तो ये वाला हो गया फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड। फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस, फिनॉल। अब देखो यहां पे क्या, यहां O माइनस, यहां पे H का कुछ भी नहीं लगता, ना प्लस आई ना माइनस आई, बेटा क्या आपके सामने ये प्लस आई लगा रहा है ना। H जो इफेक्ट है, आप भले ही पढ़ लेते हो कि सर CH3 में H क्या दिखाएगा, प्लस आई दिखाएगा, H नहीं दिखाता, CH बॉन्ड दिखाता है। H का कुछ भी नहीं होता, ना प्लस आई ना माइनस आई, CH बॉन्ड दिखाता है, H नहीं, खैर। तो क्या ये प्लस आई हो गया, और यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल रेजोनेंस है, यहां पे रेजोनेंस है ही नहीं, तो क्या ये अनस्टेबल कर रहा है, ये अनस्टेबल नहीं कर रहा है, तो क्या यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो फालतू में हम लोग क्या वाटर को बदनाम कर रखे, सॉरी अल्कोहल को बदनाम कर रखे, वाटर ज्यादा एसिडिक है, समझ में आया। हाँ, तो सेव वाटर, लिखो नोट, नोट, नोट ये है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर नोट भी है। वाटर इज मोर अल्कोहल देन, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, है ना। तुम्हारे लिए फेवरेट हो गया ये तो, अब तुम थोड़ी भूलोगे। वाटर इज मोर अल्कोहल देन, मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अच्छा चलिए, अब आते हैं
एक इसमें एक्सेप्शन है, बाकी सब ठीक है। इस लाइन के लिए बस एक एक्सेप्शन है, बाकी सब ठीक है। मिथेनॉल, ध्यान रखिएगा, वाटर हमेशा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ऑल केसेस, आपको इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कोई भी आप अल्कोहल ले लो, वाटर ही एसिडिक होगा, एक्सेप्ट फॉर छोटू वाला, सबसे छोटू। सबसे छोटू कौन है? मिथेनॉल। तो बेटा देखे में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो बेटा मिथेनॉल के केस में, केवल और केवल छोटू अल्कोहल के केस में एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का स्पेलिंग क्या होता है बेटा? एक्सेप्ट। तो क्या आपके पास मिथेनॉल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे अल्कोहल कम एसिडिक पाए जाते हैं, और जो आपका फेवरेट वो तो इथेनॉल है ना भाई, है ना, तो उसमें कम एसिड है। चलो नेक्स्ट, क्या? हाँ, पीएच वाटर का ज्यादा होता है, ऐसा? एसिडिक है तो पीएच कम होगा ना भाई, उल्टा बोल रहा हूं, पीएच ज्यादा होगा वाटर का। वो बेटा जो आप 7.5 पढ़ते हो ना आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो बेटा कौन सा बोलते हो उसको? डिस्टिल्ड वाटर का पढ़ते हो आप, जिसमें से सारी चीजें निकाल दी जाती हैं, H+OH- को बराबर रखा जाता है ना, जो बैटरी में डालते हो वो है वो। क्या बैटरी वाला पानी पी सकते हैं? तो बैटरी वाली पानी की बात नहीं कर रहे बेटा, हम तो नॉर्मल पीने वाले पानी की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, तीसरा बेटा, तीसरा सॉरी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर से सेकंड क्वेश्चन में क्या बेटा यहां पे आपको फॉर्मिक एसिड नजर आया? बेटा बोर्ड पे फॉर्मिक एसिड नजर आया। दूसरे वाले में बेटा क्या बेंजोइक एसिड नजर आया? बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड इज बेंजोइक एसिड। तीसरे वाले में क्या आपके सामने एसिटिक एसिड नजर आ गया? शांत। जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, क्या H+ हटाना पड़ेगा? H+ हटा दो, एनायन बना दो। तो H+ हटाया, क्या बेटा आपको क्या दिखा है? HCOO- दिखा हो, इक्विवेलेंट रेजोनेंस नजर आ गया होगा। यहां पे बेटा बेंजीन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन के ऊपर इक्विवेलेंट रेजोनेंस नजर आ रहा है। क्या यहां SIR लगेगा? नहीं लगेगा? SIR लगेगा? नहीं लगेगा? बेटा दो बल्कि ग्रुप होने चाहिए, G1 G2, केवल G1 है बेटा, यहां पे नहीं लगेगा। शांत। नेक्स्ट देखोगे, क्या यहां पे CH3COO- लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बेटा यहां आपके कॉन्सेप्ट की बैंड बज जाएगी, जो भी आपने अभी तक GOC में पढ़ा हुआ है उन सब की बेटा ये बैंड बजाएगा, सिंगल क्वेश्चन। अब आप अपने हिसाब से आंसर दे दीजिए। यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और यहां पे इक्विवेलेंट के साथ साथ नॉर्मल भी है, तो आपके हिसाब से बी होना चाहिए। यहां प्लस आई से अनस्टेबल हो रहा है, यहां एटलीस्ट अनस्टेबल नहीं हो रहा है, तो बहुत बढ़िया, BAC। बेटा आपकी कॉन्सेप्ट की बैंड बजाएगा ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बेटा आपको याद करने पड़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल ऑर्डर है, ये एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ, और बेटा इसको याद करना है। HCOOH सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर बेटा PHCOOH आता है, और फिर आपके पास बेटे CH3COOH आता है। या फिर आप इसको लिख लो, जनरलाइज कर दो, RCOOH। CH3 हो, C2H5 हो, नहीं फर्क पड़ता, RCOOH। समझ में आया? PKA से, हाँ PKA अभी पढ़े नहीं ना, इसलिए बताया नहीं, उसी वो भी लिखने ही वाला था बेटा मैं। आइए यहां पे इसको याद करेंगे बेटा। H का मतलब बेटा हमारा, PH का मतलब बेटा प्यारा, है ना। कोटा में अगर रहता तो मैं राजस्थान पढ़ाता, बट अब मैं कोटा में हूं नहीं, तो मैं बेटा किसी राहुल के लिए तो भला करके जाऊं, है ना। हमारा प्यारा रामलाल लिख लो यार, तुम्हें अगर उसी से याद हो रहा है तो वही लिख लो, ठीक है बेटा, वही लिख लो। चलो अब ठीक है, जो जैसा होता है उसको वही चीजें पसंद होती है बेटा। तो आइए, हमारा प्यारा रामलाल हो गया। आइए बेटा नेक्स्ट। अब क्या होता है, कुछ लोगों को बेटा इससे याद होता है, नाम से याद होता है। कुछ लोगों को फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इससे नाम याद होता है, ठीक है ना। तो जल्दी लिखिए,
लिखिए, फिर उसको उसको भी लिखते हैं। ये बेटा याद करना होगा एक्सेप्शन, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। हमारा प्यारा आर, जो आपको मजा आए वही रख लीजिए नाम, ठीक है। क्या वाला बेटा? 3 नंबर में? अच्छा अच्छा, ये बेटे बट है, कंपैरिजन है दोनों क्वेश्चन में बेटा, वो अलग क्वेश्चन है और वो अलग, ब्यूट नहीं है बेटा ये। नाइस। पहले 2 क्वेश्चन अलग है, फिर 2 क्वेश्चन अलग है, दोनों को कंपैरिजन है। हाँ, आप ध्यान से देखना, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक्सेप्शन था, वो आपने देख लिया। अब आ गया थर्ड क्वेश्चन पे, आइए। अच्छा, इसके एक नोट लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन पीकेए, इट इज बेस्ड ऑन पीकेए वैल्यू। बट ना आपके सिलेबस में है, ना आपको जानना है, स्टाइल मारने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। 4 नंबर कैसे मिलेंगे जब याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप पहले वाले में कंपेयर करो तो अब तो क्लियर हो गया, हमारा सबसे पहले आएगा, फिर बेटा आर आता है, तो क्या अब तो क्लियर है ना कि ये होगा, ए ग्रेटर देन बी, अब तो क्लियर। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। समझ में आया? अगर नॉर्मल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बगल वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, जैसे कि CHO, जैसे कि COCl, जैसे कि CONH2, जैसे कि COOH, जितने भी -M वाले आपके पास हैं, क्या वो सारे के सारे, जैसे कि आपके पास हेलोजन, सारे के सारे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो क्या वो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। HCOOH में पहले वाले ऊपर ऑर्डर से तो हमने देख लिया कि H ग्रेटर देन R, बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पड़ोसी में है तो बेटा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -M, -H, -M और -I एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। लिख लीजिए फटाफट से। हाँ भाई, हाँ, एक है बेटा 2025 में जो मैं कह रहा था कि आएगा, वो अब नया अगला ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पेज नंबर 380, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, पूरा आपके पास एज इट इज मिलेगा, छपवा दे रहा हूं, ठीक है। आइए, ये एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे आपने इसको याद किया, हमारा प्यारा आर, वैसे ही बेटा आपके पास ये वाला आपको याद करना है। कितना सिंपल है ना बेटा? अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बगल वाले में लग जाए तो बहुत एसिडिक हो जाता है, एसिडिक बढ़ जाता है। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, एसिडिक सबसे ज्यादा हो जाएगा। फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, कम -I है ना, तो क्या CCl3 में बेटा ये इसका और कम हो जाएगा। लेकिन 3 के बजाय अब 2 ही रखा गया है, तो CHCl2 ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, आपके हिसाब से होना सर NO2 तो ज्यादा खींचेगा, बट मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस नंबर पावर। पहले देखो डिस्टेंस तो सब में सेम है, सब अगले कार्बन पे लगा हुआ है, लेकिन क्या यहां पे नंबर ज्यादा है, क्या यहां भी बेटा नंबर ज्यादा है, क्या यहां भी नंबर ज्यादा है, या नंबर एक ही है। तो पावर को सबसे लास्ट में देखते हैं, तो NO2 फिर आ गया आपके पास, और फिर नॉर्मल, फिर आपके पास नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, CF3, CCl3, फिर आपके पास एक CHCl2, फिर आप कम करते जाइए NO2 एंड देन नॉर्मल, ठीक है। जिसका नंबर ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक होगा, सब ध्यान रखिएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर ज्यादा लगा हुआ है वो ज्यादा एसिडिक है। मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर मोर एसिडिक। अच्छी बात है, यहां पे CH3 होगा, ओके, क्या होगा
CH3 लगा हुआ है बेटा। रुको, क्वेश्चन में कुछ एरर है। एनसीईआरटी है आपके पास? नहीं है? ये बेटा यहां पे ना CF3, CCl3, CHCl2, CH2NO2, और फिर आपके पास ये बेटा ऐसे ही फर्जी में लिख दिया इसने। ये फर्जी में यहां पे। चलो नेक्स्ट। किसका माइनस आई ज्यादा होता है? किसका? NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है। अच्छी बात है, समझ में आया। बट भाई साहब, डिस्टेंस, नंबर, पावर तीनों देखना है। सीधा पावर क्यों देख रहे हो? यहां पे ज्यादा नंबर है, कम नंबर, ज्यादा नंबर है, ज्यादा नंबर है, यहां पे केवल एक ही है। समझ में आया? चलो, इसके बाद आपके पास क्या NO2 से कम माइनस आई है CN का? नहीं ओमपुरी, फिर आया था कौन सोया, तो क्या CN आ जाएगा? तो क्या उसके बाद आपके पास यही वाला ऑर्डर आएगा? उसके बाद आपके पास सेम ऑर्डर यही आने वाला है, CN। और CN के बाद माइनस आई आना था हेलोजन का। CN के बाद हेलोजन के माइनस आई FCl। यहां पे बेटा आप Br लगा लीजिए, यहां पे आप Br लगा लीजिए, वही वाला वहां लिख दिया था, ये Br लगा लीजिए। उसके बाद नॉर्मल आपके पास R के बाद H है ना, हमारा प्यारा R। तो बेटा R का हमने पढ़ा हुआ है, R आ जाएगा उसके बाद। R का हो गया, और फिर आ रहा है H। देखो कार्बन हट ही गया पूरा पूरा, HCOOH। अब आ जाओ, क्या डिस्टेंस बढ़ा दिया हमने? क्या अब हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इसका माइनस आई और कम लग रहा है? फिर यहां पे नॉर्मल रेजोनेंस लग रहा है, दिस इज नॉर्मल रेजोनेंस। फिर और डिस्टेंस बढ़ गया, एंड सो ऑन। आपके पास कहानी कुछ इस तरह से रही। बाकी प्लस आई से अनस्टेबल हो रहा है। ये याद ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। याद ही करना है, जितना समझ लीजिए, याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और बेटा ये 2025 में इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा बेटा, कोई ना कोई ऑर्डर उठा के, कहीं से 3 ऑर्डर उठा के दे देगा वो। पूरा पूरा एज इट इज दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है। 4th क्वेश्चन। हाँ, एक सेकेंड रुकना। यहां पे जो वैल्यूज हैं, यहां से यहां तक की जो वैल्यूज हैं, अगेन बेटा ये बेस्ड ऑन पीकेए आता है। बट ना तो आपको पीकेए वाली एसिडिक स्ट्रेंथ आपको करना है, ना तो बेटा आपको समझना है, रट लेना है। क्योंकि एग्जाम में पीकेए वैल्यू नहीं पूछेगा, एग्जाम में रटा हुआ पूछेगा। हाँ, किसमें? ये वाला, ये आगे या पीछे? आगे नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ये आप लॉजिक नहीं लगाओ। बेस्ड ऑन पीकेए वैल्यू, वी कांट, जैसे एच और आर वाले में देखा, सेम एज इट इज वहां भी आएगा, बेस्ड ऑन पीकेए वैल्यू। याद ही करना बेटा। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। हो गया? बाकियों का भी हो जाए। सबसे ज्यादा एसिडिक अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? सल्फोनिक एसिड। चलो हो गया, नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन करें। करें करें करें। नेक्स्ट, ये आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। 3 क्वेश्चन है, 30 सेकेंड ले लीजिए, रफ में अपना आंसर कर लीजिए, मन में बोले तो गड़बड़ है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। यहां पे देखो, यहां से H+, क्या बेटा यहां O- बनाएगा, H+ निकल के O-, H+ निकल के O-, O-, O-। अब माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, जो माइनस चार्ज है स्टेबल वो एसिडिक। NO2 क्या बेटा -M से स्टेबल करेगा, यहां भी पोलर पाई बॉन्ड है, -M से स्टेबल करेगा। लेकिन क्या ये ऑक्सीजन अपना +M लगा दिया और अनस्टेबल कर दिया। तो देखो, दोनों -M में हमने लिखवाया हुआ है NO2 का -M ज्यादा होता है, फिर CHO का -M कम हो जाता है।
ये अनस्टेबल हो रहा है, एटलीस्ट ये अनस्टेबल तो नहीं हो रहा। सी वाला अनस्टेबल हो गया, डी वाला एटलीस्ट अनस्टेबल तो नहीं हो रहा है। क्या यही एसिडिक स्ट्रेंथ है या नहीं है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट यहां देखेंगे आप, तो क्या बेटा H प्लस हटा के माइनस बनेगा, H प्लस हटा के माइनस बनेगा, H प्लस हटा के माइनस बनेगा, और बेटा H प्लस हटा के माइनस बनेगा। देखते हैं बेटा, क्या इसमें M और I सोचना है? कार्बन आयन में तो हाइपर कंजुगेशन सोचना नहीं होता, M और I, बेटा I ही लगेगा। क्या बेटा प्लस I लग रहा है, लेकिन पास है तो ज्यादा लग रहा है। और क्या बेटा प्लस I और कम लग गया, और क्या बेटा प्लस I यहां पे सबसे कम लग गया, प्लस I यहां पे लीस्ट हो गया है। और प्लस I स्टेबल करेगा अनस्टेबल करेगा? अनस्टेबल करेगा। तो देखो डी वाले में एटलीस्ट अनस्टेबल तो नहीं हो रहा, सी वाले में कम स्टेबल हुआ, सॉरी कम अनस्टेबल हुआ, फिर बी और ए वाला तो बहुत हाईली अनस्टेबल हो गया। क्या यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा? अगर आप इसी में अगर हाइपर कंजुगेशन दिमाग में लगा लेंगे, एग्जाम में गलत कराएंगे। कार्बोनाइन या एसिडिक स्ट्रेंथ में हाइपर कंजुगेशन नहीं आता है, समझ में आया? केवल और केवल मीजोमेरिक या इंडक्टिव, मीजोमेरिक है नहीं, इंडक्टिव आएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में, यहां तो आंसर ही दे दिया है, बट फिर भी सोचिए थर्ड क्वेश्चन में क्या लग रहा है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है? क्या NO2 बेटा वहां पे माइनस एम लगा रहा है? थर्ड वाले में क्या बेटा यहां माइनस एम लग रहा है? कितने लोगों को समझ आ गया होगा कि सर यहां पे SIR लग रहा है? और अगर समझ में आए तो बेटा सर फोड़ लीजिए खुद का। बेटा ये OH को हल्की ग्रुप में लिखवाया है, OH NH2CN, ये क्या है? हल्की ग्रुप से, बल्कि ग्रुप नहीं है। और अगर बल्कि ग्रुप नहीं है तो रिपल्सन नहीं होगा, धक्का मुक्की नहीं होगा, प्लेन से बाहर नहीं जाएगा, SIR नहीं लगेगा। यहां पे SIR नहीं है। क्या यहां पे 2 माइनस एम लग रहा है, और क्या यहां पे 1 माइनस एम लग रहा है? और माइनस एम से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो क्या ए में ज्यादा हो गया, फिर बी में, और फिर सी में? कई लोगों को यहां पे बेटा, कई लोगों को यहां पे इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड दिखता होता है ना? कई लोगों को यहां पे एच बॉन्ड दिख रहा होता है। अगले क्वेश्चन में बेटा ये क्लिक करेगा, यहां एच बॉन्ड नहीं है। देखो ध्यान से, एच बॉन्ड लगने के लिए, एच बॉन्ड लगने के लिए एम ग्रुप का इक्वल होना जरूरी है। फिर से सुनिएगा जो मैंने बोला, एच ग्रुप के लगने के लिए एम ग्रुप का इक्वल होना जरूरी है। अब देखो ध्यान से, क्या माइनस एम ग्रुप कितना है यहां पे? 3, प्लस एम ग्रुप कितना है यहां पे? 1। क्या दोनों इक्वल है अनइक्वल है? यहां पे एच बॉन्ड नहीं सोचना, जितने माइनस एम वाले हैं उतने ही प्लस एम वाले हैं, वहां पे ही एच बॉन्ड लगेगा। जैसे मान लो मैं अब लिखता हूं, जरा देखो यहां पे NO2 लगा दिया और OH लगा दिया, क्या एक ही माइनस एम है और एक ही प्लस एम है? अगर एम ग्रुप अलग अलग नंबर्स में है तो एच बॉन्डिंग नहीं लगेगा। लेकिन एम ग्रुप अगर इक्वल नंबर में, जितना माइनस एम उतना ही प्लस एम है, तो क्या एच बॉन्ड हो जाएगा? तो इसमें एच बॉन्ड लगेगा, इन केसेस में नहीं लगेगा। यहां भी एच बॉन्ड नहीं लगेगा, देखो 2 माइनस एम है और 1 प्लस एम, तो केवल ऑर्थो वाले में एच बॉन्ड लगता है। हर जगह एच बॉन्ड नहीं घुसा के आ जाना, क्या यहां पे तो सर OH है, ऑर्थो पे एच बॉन्ड लग रहा होता, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया क्या भाई? यार तुम पैसे लेके वापस जाओ ना यार, क्यों तमाशा कर रहे हो, है ना? तुम पैसे लो वापस जाओ, क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग यहां है कि क्या लिखना है, यू कांट गेट एनीथिंग, आप समझ नहीं पा रहे हो। अब 4 मई को जो समझ आएगा, मैं अभी बोल रहा हूं, इस तरह से नहीं होता है, फोकस्ड होकर पढ़ना होता है। खैर चलो नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोला है, क्या यहां पे एक ही प्लस एम है और एक ही माइनस एम है? तो एक प्लस एम एक माइनस एम, क्या अब एच बॉन्ड सोचोगे क्या अब? यस, अब आपके पास बेटा एच बॉन्ड होगा। लेकिन क्या मेटा में एच बॉन्ड होगा? नहीं। क्यों मेटा में एच बॉन्ड क्यों नहीं होगा? क्या क्या मेटा में एच बॉन्ड नहीं होता? ये किसने पढ़ा दिया आपको? डिस्टेंस की वजह से एच बॉन्ड नहीं लग रहा है, ये कौन किसने पढ़ाया आपको? और कैसे गधे टाइप के आंसर आते हैं, सर प्लस आई लग रहा है इसलिए नहीं लगेगा, माइनस आई लग रहा है अरे भाई एच बॉन्ड इसलिए नहीं होता। ध्यान से देखो बोर्ड पे वापस, ध्यान से देखो बोर्ड पे वापस। अभी एच बॉन्ड हुआ नहीं ना इनऑर्गेनिक वाला आपका? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तब माफ किया मैंने आपको। बोर्ड पे ध्यान से देखो, NO2 में क्या आपके पास ये वाला हो गया NO2। अब देखो बेटा, मैंने यहां पे OH बनाया, OH ऐसे बनाऊंगा। अब H बॉन्डिंग मैंने सिखाया हुआ है कि H बॉन्ड बेटा पहले से कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से,
और सामने उसके बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पड़ा होना चाहिए। क्या यही एच बॉन्ड होता है? एच बॉन्ड पहले से कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए और सामने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पड़ा होना चाहिए, तभी एच बॉन्ड होगा। अब कितने मेंबर की रिंग बना रहा है? 1 2 3 4 5 6। अगर 5 या 6 मेंबर की रिंग बनेगी तभी एच बॉन्ड होता है, इससे ज्यादा वाली रिंग एच बॉन्ड नहीं बनाती है, पता है कि नहीं? अगर मान लो बेटा मैंने मेटा पे लगाया, एक बार गौर से देखना मेटा पे क्यों एच बॉन्ड नहीं लग रहा है, बना के बाद देखते हैं, अपने आप पता लग जाएगा। देखो NO2 बनाया मैंने और यहां पे मैंने OH बनाया। अब क्या बेटा वो 8 मेंबर की रिंग बन जा रही है? काउंट करो, 8 मेंबर की रिंग बन गई। ओनली 5 या 6 मेंबर रिंग एच बॉन्ड का स्टेबल होता है। 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर सारे अनस्टेबल होते हैं। 4 मेंबर, 3 मेंबर, 2 मेंबर सारे अनस्टेबल होते हैं। केवल और केवल 5 मेंबर एच बॉन्ड ही स्टेबल होगा, 6 मेंबर एच बॉन्ड ही स्टेबल होगा। समझ में आया? मेटा में एच बॉन्ड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 5 या 6 मेंबर की रिंग नहीं बन रही है। सिंपल कहानी। कितने मेंबर की बन गई? 1 2 3 4 5 6 7। ओनली 5 या 6 मेंबर की रिंग बनेगी तो ही एच बॉन्ड होगा, हर जगह एच बॉन्ड नहीं लगा देना है। समझ में आया? प्लस एक और कॉन्सेप्ट, अगर जितना प्लस है में उतना ही माइनस है में, तभी एच बॉन्ड होगा। यहां मत लगा देना कि सर यहां भी तो एच बॉन्ड की कंडीशन हो रही है। जितना एम ग्रुप अगर इक्वल होना चाहिए, जितना प्लस है में उतना ही माइनस है में कंपाउंड में, तभी एच बॉन्ड होगा, अदरवाइज एच बॉन्ड नहीं होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए, तो यहां पे नेक्स्ट आपके पास आएगा कि लिख लेना इसमें, ऑर्थो में ही एच बॉन्ड होगा हमेशा। ऑर्थो में ही एच बॉन्ड होगा। क्यों? बिकॉज 5 या 6 मेंबर रिंग बनता है और 5 या 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल होता है, इसलिए बेटा, बिकॉज 5 या 6 मेंबर रिंग बनता है। इसी को बोलते हैं बेटा चिलेट बनता है। एच बॉन्ड से क्या बनता है? चिलेट बनता है, चिलेशन होता है, चिलेशन से स्टेबिलिटी आती है। लेकिन क्या यहां पे चिलेट बनेगा? नहीं बेटा, ये चिलेट नहीं बनेगा। 5 या 6 मेंबर का ही चिलेट होता है, उससे ज्यादा का चिलेट होता ही नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ोगे, चिलेशन कराने के लिए 5 या 6 मेंबर ही चाहिए होता है, उसके ज्यादा उससे कम आप नहीं करा सकते। ठीक है, मेटा में लिख लीजिए 7 मेंबर रिंग हो रहा है, 7 मेंबर रिंग, इसलिए बेटा एच बॉन्ड नहीं होगा। केवल ऑर्थो में होगा। चलो अब क्वेश्चन में आओ। अब क्वेश्चन में आओगे तो क्या बेटा यहां पे आपको एच बॉन्ड नजर आ गया है क्या? बहुत सही बात है, यहां पे एच बॉन्ड नहीं हो रहा है, मेटा में एच बॉन्ड नहीं हो रहा है, पैरा में तो और नहीं होगा, 8 मेंबर बन जाएगा, पैरा में तो और नहीं होगा, और वहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, वहां तो नॉर्मली है। अब बताओ मुझे किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका कम होगा? थर्ड का ज्यादा होगा। ओके, और उसके बाद? फिर उसके बाद ए का, फिर बी का। कई लोगों का ए आ रहा, कई लोगों का बी आ रहा। चलिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पैरा का सबसे ज्यादा होना चाहिए। चलो मैं आंसर ही लिख देता हूं बेटा, आपके पास आ जाएगा पॉम्फेनॉल, या फिर आप ऐसे याद रखो पियो मत फिनॉल। फिनॉल पीने की चीज थोड़ी है बेटा, है ना? तो ये क्या हो गया? पियो, पियो, अरे इसको हिंदी में लिख लो यार, पियो मत फिनॉल बेटा, पियो मत फिनॉल। फिनॉल पीने की चीज थोड़ी है। पता लगा सर उसमें OH दिख रहा है मुझे, OH ग्रुप है, कुछ तो होगा थोड़ा बहुत, है ना बेटा? डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, सारे पेट के कीड़े मार देगा, और साथ साथ जो बड़ा वाला कीड़ा तुम्हारे अंदर है वो भी मार देगा। फिनॉल इज डिसइंफेक्टेंट, कीड़े मारने के काम में इस्तेमाल में लिया जाता है ना? लेकिन तुम्हारे जितना बड़े कीड़े फिर भी नहीं मार पा रहा है ना? चलिए खैर, पियो मत फिनॉल से याद रखेंगे, एच बॉन्ड होने की वजह से उसका कम हो गया ऑर्थो वाले का। एच बॉन्ड हो गया, अब हाइड्रोजन दे ही नहीं पा रहा है, हाइड्रोजन नहीं दे पा रहा है, एसडी कम हो गया, पियो मत फिनॉल। माइनस एम नहीं लग रहा है बेटा, एच बॉन्ड लगा रहा है तो किसी ने रोका थोड़ी इसको माइनस एम लगाने से, तो रेजोनेंस करेगा, माइनस एम से खींच रहा है, माइनस एम भी लग रहा है और उसमें एच बॉन्ड भी लग रहा है। चलिए, तो पियो मत फिनॉल। नेक्स्ट आ जाइए। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अब करिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब कुछ ना कुछ इसमें झोल है, कोई लोचा है, करिए जरा क्वेश्चन को। ABC या BAC या CAB जो भी है,
सी ए बी? चलो ठीक है, आप, मैंने ऑप्शन बनाने के लिए नहीं बोला है, आंसर बताने के लिए बोला है। ठीक है भाई, सीबीए मान लिया, और कोई? चलो एबीसी सब मान लिया तुम्हारा, पहले 10 सेकंड ले लो फिर कर लो। एक बात मुझे ये बताओ, पहला बात तो भाई एनाइन बनाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, फर्स्ट स्टेप बेटा एनाइन बनाते हैं। बेटा मैंने H प्लस हटाया और एनाइन बना दिया, बोलो सही बात है? हाँ या ना? सब लोगों को ये क्लियर हो रहा है? और बेटे आप यही गधे हैं, -1। अरे भैया H प्लस कौन देता है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो यहां क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं जाएगा? क्या सल्फोनिक एसिड H प्लस नहीं देगा? हे भगवान, बेटा H प्लस वो देता है ना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जहां हटने के बाद ज्यादा स्टेबल बने। कंपाउंड के सारे H प्लस, कोई भी H प्लस निकल सकता है क्या? नहीं, कंपाउंड का वही H प्लस निकलता है जिससे स्टेबल बने, जिससे स्टेबिलिटी बढ़े। ऐसा नहीं कि कंपाउंड में कोई, अरे तो ऐसे तो यहां भी हाइड्रोजन था वही निकाल देते, है ना? ऐसे तो यहां हाइड्रोजन था वही निकाल देते। कोई हाइड्रोजन नहीं निकलता है, हाइड्रोजन वो वाला निकलता है बेटे जो आपके पास स्टेबल कर पाए कंपाउंड को। समझ में आया? तो यहां पे बेटे COO माइनस बनेगा, OH नहीं। यहां पे SO3 माइनस बनेगा, O माइनस नहीं। ध्यान से देखिएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो, क्या यहां पे जैसे ही SO3 माइनस बनाओगे, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखने लगेगा। यहां पे बेटे जैसे ही माइनस बनाओगे, 1 इक्विवेलेंट रेजोनेंस नजर आएगा। और यहां पे बेटे क्या -M नजर आएगा? तो बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना। क्या आपके पास C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये केवल और केवल इसी साल के जेईई मेंस में तो पूछा था, ज्यादा दूर थोड़ी था। और ये एनसीईआरटी का बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप में आ सकता है। बताइए, कोई ऐसे आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी है, कॉमन सेंस है, वो नहीं है, वो नहीं है भाई। तो अब उसमें तो क्या ही किया जा सकता है। खैर आइए बेटा, यहां पे देखना, ये OH लगा के बेटा NO2 लगा हुआ है, यहां पे OHCOOH OHCH3 है। क्या सेम ही हो गया? क्या ये सेम ही क्वेश्चन है? अच्छा, वो उसी को बना के दिखा रहा होगा। चलो खैर, इसको मिटा देते। तुम पता लगे तुम कल डाउट लेके आ गए कि सर, टाइम तो बेटा जब जब होगा जाना ही पड़ेगा, है ना? 11:30 से क्लास है ना? ठीक है, 11:20-25 पे छोड़ देंगे आपको। क्वेश्चन करिए बेटा, क्वेश्चन करिए, CHCl3 या CHF3 में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? बेटा मत करिए, जो भी लोग कर रहे हैं बेटा मत करिए, है ना? दिस इज नॉट गुड, है ना? आप बेटा देखिए वही वाली चीजें कर रहे हैं जिसमें मैं मजबूर हो जाऊं आपसे, आप पे एक्शंस लेने के लिए। मत करिए, जो भी लोग कर रहे हैं प्लीज डोंट डू। ठीक है? आप लोग डिजिटल क्लासरूम में, तुम गांव के वो वाले प्राथमिक विद्यालय में तो पढ़े नहीं हो कि ब्लूटूथ बंद किया जाएगा। ब्लूटूथ तो अब देना ही पड़ेगा। अब उसका तुम, अब वही है बेटा, गोली बारूद बना था, खुद को मारने के लिए थोड़ी बना था, है ना? चलो नेक्स्ट, CHCl3 और CF3 में क्या यहां पे H प्लस हटाओगे? अगर हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या CCl3 माइनस बन रहा है? और क्या यहां H प्लस हटाओगे तो CF3 पे माइनस बन रहा है? मेजॉरिटी लोग इसको B ग्रेटर देन A बोल देंगे, एंड दैट इज रॉन्ग। क्या यहां पे BB नजर आ रही है क्या? बेटा यहां पे बैक बॉन्ड नजर आ रहा होगा, और यहां पे बेटे केवल और केवल -I नजर आ रहा होगा। तो बैक बॉन्ड स्टेबल कर देगा ना? कैसे बैक बॉन्ड नजर आ रहा है बेटा? क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला? क्या बेटा पी पाई डी पाई रेजोनेंस? और यहां पे बेटे नहीं हो रहा है वैसा कुछ, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, केवल -I लग रहा है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो क्या A ग्रेटर देन B हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? CHCl3 और CHF3 क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ, बहुत ध्यान से करना। अगेन बेटा स्टार लगा लो, कुछ तो अच्छा है इसमें, स्टार लगा लो और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की क्वेश्चन करके बताओ कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C या BCA। ये बेटा केवल और केवल एम्स में आया था आपके।
सीबीए, वाई? और कोई? सीबीए, सबका सीबीए, सीबीए के अलावा कोई आंसर नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, जब भी एसिड सोचना है स्टेप नंबर 1 सोचा करो। क्या स्टेप नंबर 1 H प्लस हटा के माइनस बनाओगे? क्या माइनस बनाओगे? क्या यहां भी माइनस बनेगा? क्या यहां पे बेटा पी पाई डी पाई रेजोनेंस हो रहा है, बैक बॉन्ड? क्या यहां पे 2 बीबी नजर आ गई? क्या यहां पे 1 बीबी ही है? और यहां पे तो है ही नहीं बेटा। तो क्या बेटा ज्यादा बीबी ज्यादा स्टेबिलिटी? ऐसा नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है ना? ऐसा केवल ऑर्गेनिक में होगा। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया बेटा? एक एक तो संभलेगा नहीं तुम, बाकी चलो आगे बताओ। भगवान ने आपको, आपके अंदर एनर्जी दिया है, ठीक है? तो उस एनर्जी से आप बहुत कुछ कर सकते हो, दुनिया पे राज कर सकते हो, है ना? बहुत सारे लोगों ने पुराने जमाने में किया है। तो बेटा भगवान ने क्या किया है, एनर्जी को कम करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए आपका पार्टनर बना दिया, ठीक है? ताकि आपकी एनर्जी जो है ना, आपकी जो लेवल ऑफ एनर्जी वो कम होती रहे, ताकि आपके पार्टनर को बना दिया कि आपको क्या कहते हैं ना, औकात दिखाती रहे। वैसे ही होता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी या बी ए? ए बी या बी ए? बी ए। हे भगवान, स्टेप नंबर 1 करिए। H प्लस हटाने के बाद एरोमेटिक बन रहा है, और दूसरा वाला बेटा हाइब्रिडाइजेशन बस बन रहा है। एरोमेटिक स्टेबल है कि हाइब्रिडाइजेशन? तो ए ग्रेटर देन बी होगा ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर तो स्टेबिलिटी ऑर्डर और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सेम ही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इस तरह देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 करना तभी आसान होगा। आप क्या करते हो, सीधा क्वेश्चन में सोचते हो अच्छा माइनस एम ढूंढते हैं, प्लस एम ढूंढते हैं, ऐसा नहीं होगा। H प्लस हटाइए, माइनस बनाओगे तो क्लिक कर जाएगा। अब यहां अगर माइनस नहीं लिखा है तो आपको कभी नहीं क्लिक करेगा, वो नॉन एरोमेटिक नजर आ रहा है। अगर H प्लस नहीं हटा रहे हो तो नॉन एरोमेटिक अनस्टेबल नजर आ रहा है। अब बी ग्रेटर देन मार क्या होगे? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए H प्लस हटा लो, H प्लस हटाने के बाद माइनस दिखाओ, जैसे ही माइनस दिखाओगे स्टेबिलिटी आ गई। तो जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए, H प्लस हटाना है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ये 2 क्वेश्चन आपको करना है, ये 2 क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद अब देखो ध्यान से बेटा, ये जो CH3 है इसका पोजीशन बेटा खिसका हुआ है। किसको लग रहा है कि BCAD? किसी ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्या? ऑर्थो इफेक्ट बेटा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज हाईली स्टेबल, हाईली एसिडिक, लिखवाए हुआ है नोट। अरे भाई जैसे ही, क्या ये रेजोनेंस, क्या ये बल्की ग्रुप हो गए दोनों? क्या ये बाहर कर देगा? और बाहर कर देगा तो क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस बना लेगा? ये तो हाईली स्टेबल है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड तो हाईली स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डेरिवेटिव्स। तो क्या बेटा यहां पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है? ऑर्थो इफेक्ट कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हाईली स्टेबल है देन उसका नॉर्मल वाले से। अब बताओ, ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्या यहां ऑर्थो इफेक्ट लगेगा ना? क्या यहां लगेगा ना? क्या बेटा ये प्लस आई लगा रहा है? और क्या यहां भी प्लस आई लग रहा है? क्या प्लस आई ज्यादा लग रहा है? प्लस आई कम लग रहा है? अब ध्यान से देखना, माइनस चार्ज को क्या ये अनस्टेबल कर रहा है? क्या ये भी अनस्टेबल कर रहा है? एटलीस्ट ये अनस्टेबल तो नहीं हो रहा। तो क्या डी हो जाएगा बेटा? फिर सी और बी में प्लस आई कम लग रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। हाँ बेटा हाँ, समझ गए आपको। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या यहां पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा? क्या यहां पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना भाई। बेटा G1 में ट्रायंगुलर ग्रुप है और G2 तो कुछ भी हो सकता था। G1 ट्रायंगुलर ग्रुप है, G2 कुछ भी हो सकता था। तो क्या यहां पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है? ऑर्थो इफेक्ट लगते ही क्या ए सबसे ज्यादा एसिडिक? क्या बेटे यहां पे माइनस आई लग रहा है, लेकिन यहां पे माइनस एम लग रहा है, और माइनस एम क्या ज्यादा एसिड कर दिया, माइनस आई कम एसिड किया। और डी में तो बेटा वो कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहा, वो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है।
चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक भी होगा, थोड़ा सा बेसिक होगा और टॉटोमर होगा, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। ठीक, 2 ही क्लास है क्यों? दो नहीं होगी, 3 होगी क्या? नहीं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे तो ऑर्गेनिक है ना। कहां लिखवा है? CS3 प्लस लिखवाया है।